Yes, I hope I am audible to all. Yes. Yes. Okay. Good morning, everyone. This is Professor Sanjeev Dwivedi, and on behalf of Vidyalankar, I welcome you all. जी हमें पता है थोड़ा सा ये सेशन हमको YouTube लाइव जाना था. There was some technical issue, and at the same time हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लेक्चर सेशन होंगे वो Zoom पे होंगे. तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आज का सेशन हम Zoom पे ले, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस भी आएगा कि हमारे लेक्चर कैसे होंगे Zoom पे. आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट लगभग ऐड हो गए होंगे. यस. There are few students who are being directed from YouTube to this platform. And to all the students, मैं उम्मीद करता हूं आप सेफ होंगे, अच्छे से होंगे घर पे. वैसे आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो आप आराम कर रहे होगे लगभग 2 महीने से. यस. बट ये क्राइसिस भी बेटा हमको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. एंड ये हमारा सेशन का यही इंटेंशन है कि ये जो आपके पास आने वाले, क्योंकि अभी कॉलेज कब चालू हो रहे हैं उसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी TYBSc IIT का एग्जाम का भी शेड्यूल अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है. गवर्नमेंट एक टेंटेटिव डेट बता रहा है आपको. तो हमने ये डिसाइड किया, वी एट विद्यालंकार वी हैव डिसाइडेड व्हाई नॉट यूज दिस क्राइसिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी सो दैट स्टूडेंट विल लर्न मोर, लर्न बेटर. आपके घर के सेफ एनवायरनमेंट में हम ये पढ़ाई कंप्लीट कर सकें. We are still adding the participant. In due course, I'll start the session. आप में से कुछ पार्टिसिपेंट शायद कल भी हमारा सेशन अटेंड किए होंगे, जिसमें अमित निरुकर सर ने IoT के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था. आज के सेशन का भी हमारा इंटेंशन ऐसा है कि हम एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, ये जो आपका स्किल एनहांसमेंट का सब्जेक्ट है, अगर आप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखेंगे तो एडवांस वेब प्रोग्रामिंग स्किल एनहांसमेंट का सिलेबस है आपका. तो उसके ऊपर आज हम काफी बात करने वाले हैं. हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, उसके ऊपर हमारे और पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं. आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए. विल स्टार्ट इन ड्यू कोर्स. डालही होते ना आता माहित नाही कसं काय करतात. येतायत हळूहळू वाढतायत. 71 झाले फक्त. Thus we'll start in few minutes because there are students who are still adding up. उन्होंने हमको मैसेज किए हैं कि सर हमको थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, हम ऐड कर रहे हैं. तो आप देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं. अगर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अगर अगर आपको आपका आवाज नहीं आ रहा है या मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो ज्वाइन ऑडियो कीजिएगा. मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये सेटिंग्स लगभग जूम पे कैसे काम करना है थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि आज के डेट में सारे सेशन जूम पे ही चल रहे हैं. We are still adding a participant.
देर आर हमारा यूट्यूब से डायरेक्ट किया जा रहा है बच्चों को बेटा, इसलिए हमको एक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा आज के दिन कि हमारा लेक्चर्स, आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हमारे लेक्चर्स कैसे होंगे। सिंस वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस वीक, कमिंग वीक, तो हमने डिसाइड किया कि ये सेशन हम जूम पे करेंगे। खूप बोलतो संजू वेगळा आवाज फारके बोलत जायचे Yes, we are adding. We have around 85 plus participants. There are more participants joining in. आप भी समय दीजिए, अपना अपना काफी अच्छा सेशन होने वाला है जहां हम AWP पे काफी बात करने वाले हैं। We'll cover few concept of object oriented and how AWP will be a very important subject. जैसे कि हमने कहा कि यूनिवर्सिटी ने उसको स्किल एनहांसमेंट एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर्स डिक्लेयर किया हुआ है। We are adding up the participant. Yes. मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हेडफोन लगाएंगे तो मेरी आवाज ज्यादा क्लियर आएगी आपको। और आपका सेम4 का, आपने सेम4 में मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी पढ़ाई तो शुरू कर दी होगी। आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सेम5 में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि जावा, वहां पे आपको उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होंगे। यहाँ पे अभी मेरे छोटे बच्चे हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उनको खुश हो गए एग्जाम कैंसिल हो गया, बट मुझे लगता है आप लोग खुश नहीं हुए होंगे शायद, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो अब आप अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में आने वाले हैं। अब आपका ग्रेजुएशन ईयर में आप एंट्री करने जा रहे हैं। तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स मोर सीरियसली। अब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, और ये फाइनल ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ये अलग अलग लेवल पे है, ये अलग स्केल पे है। अब यहां से आप कंपटीशन एंटर करने वाले हैं। अब यहां से आप खाली नेक्स्ट ईयर पास होने के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं। जब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं तो आपका इंटेंशन होता है कि भाई हम सेकेंड ईयर में चले जाएं, और आप देखते होंगे कि लगभग एग्जाम के बाद सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे चले जाते हैं सेकेंड ईयर में। जब आप सेकेंड ईयर में होते हैं, जैसे कि अभी आप थे, तो आपका इंटेंशन था यार हम थर्ड ईयर में चले जाते हैं, बट नाउ यू हैव एंटर्ड थर्ड ईयर। सो नाउ अब आपका जो गोल है, जो इंटेंशन है, वो कुछ और होगा। अब आप पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, अब आप खाली ईयर चेंज करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, अब आप करियर, अब आप फोकस, अब आपका फोकस अलग होगा, आपका गोल अलग होगा, आपका ओरिएंटेशन अलग होगा। अब आप जॉब के लिए पढ़ाई करेंगे। नाउ यू विल बी फाइटिंग विद द होल बीएससी आईटी कम्युनिटी। बच्चे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में रहते तो सोचते यार मैं अपने क्लास में फर्स्ट आ गया, या अब आपका जो एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन होगा वो ना ही आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के स्केल पे होगा, बल्कि वो हर आईटी ग्रेजुएट से होगा जो अक्रॉस इंडिया पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि अब आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो आपकी लड़ाई खाली मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से नहीं होगी, आपकी लड़ाई पूरे इंडिया में जितने भी ग्रेजुएट हैं, क्योंकि जो आईटी कंपनीज आपको लेने आएंगी वही आईटी कंपनीज वहां भी जा रही हैं। जो हायर कॉलेज एजुकेशन में आप जाना चाहते हो वही हायर कॉलेज एजुकेशन में वो भी एलिजिबल हैं एंट्री करने के लिए। सो अब आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पे हो जहां आपका कंपटीशन अब आपके ही खाली सराउंडिंग के बच्चे या आपके क्लास के बच्चों से नहीं है। अब आपका कंपटीशन खाली मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों से नहीं है, अब आपका कंपटीशन अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया कंपटीशन है। जैसे मैंने कहा, कंपनीज के लिए या कॉलेजेस के लिए बच्चे लोकल नहीं होते हैं, उनको स्किल चाहिए, उनको टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट आपको अर्न करना पड़ेगा, आपको अक्वायर करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आज हमारा एक छोटा सा सेशन होगा।
इस सेशन का मैं फ्लो थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, तब तक और हमारे पार्टिसिपेंट, वी हैव अराउंड 110 और पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें हमारा इंटेंशन ऐसा होगा कि पहले हम आपको बताएं इंपॉर्टेंस क्या है, आप कैसे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये स्टार्टिंग का सेशन कल भी अटेंड किया होगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पेशेंस रहिए। ये सेशन थोड़े टाइम का है, आज भी आप अटेंड कीजिए, आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी, शायद अलग तरीके से मिलेगी। और फिर हम AWP एज अ सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे अपने, एंड वी विल हैव अ गुड सेशन, गुड healthy discussion session on AWP. I guess we'll be starting in, I mean, we have got decent number of participants, so we'll be starting in due course. आप खाली अब तैयारी कीजिए अपनी। ओके, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अब आपको और इंतजार नहीं कराऊंगा। वंस अगेन दिस इज संजीव द्विवेदी। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए होंगे, बाकी बच्चों से मैंने काफी बात किया है, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, दिस इज संजीव द्विवेदी ऑन बिहाफ ऑफ विद्यालंकार। आई वेलकम यू ऑल। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशन भी दूंगा आपको, क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए हो, रीजन जो भी हो, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सेकेंड ईयर की डिसेंट पढ़ाई की होगी, अच्छी पढ़ाई की होगी। तो अगर कोरोना का प्रॉब्लम नहीं भी होता तो भी आप थर्ड ईयर में एंट्री करते आपको। तो उस हिसाब से अब आपके ग्रेजुएशन ईयर में एंट्री करने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि क्यों BSc IT में एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई, आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, हाउ, और इस आपके ग्रोथ में, इस आपके एक्सेल करने में विद्यालंकार का कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। सो इन दिस सेशन वील लर्न हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम। जब हम अनप्रेसिडेंटेड टाइम बोल रहे हैं तो आप देख रहे हैं हम किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो इस क्राइसिस में हम अपनी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें आपके लेवल पे। आप घर में बैठे बैठे अभी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपके नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट करें, ये जो आने वाला समय है आप इसको यूटिलाइज करें। तो हम ये सेशन की शुरुआत करते हैं। एजेंडा, द एजेंडा फॉर द सेशन इज कि अगर बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं BSc IT में तो उनके लिए आगे करियर ऑप्शन क्या क्या होंगे, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शन है और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। और क्यों अच्छा करना है BSc IT में, फाइनल ईयर में क्यों अच्छा करना है। जैसे मैंने कहा कि आपसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई नहीं पूछेगा, अब आपसे जब भी आप जाएंगे, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाएं, आप आने वाले भविष्य में कितना भी जॉब चेंज करें, आपके लिए आपका ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिग्री होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं, हाउ, और विद्यालंकार का एज क्या है। विद्यालंकार एज एन इंस्टीट्यूशन with more than 5 decades of experience, how Vidyalakar can come into picture to help you out in this time. हम ये सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका अच्छे से BSc IT हो जाता है सन 2021, जब आपका BSc IT फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे। आप जॉब पे जा सकते हैं ना। जब मैं कहता हूं आप जॉब पे जा सकते हैं, I've interacted with a lot of engineering student also, and when we see placement of the college, आप अपने कॉलेज में भी प्लेसमेंट पे जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी IT कंपनीज आती हैं जो हर BSc IT स्टूडेंट को फेच कर सकता है। तो BSc IT स्टूडेंट आज कंपटीशन में है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को। देखिए, इंडस्ट्री को बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या आप IT ग्रेजुएट हैं, क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस को देखें, आप अपने अगर अपने कोर्सेज को देखें सेम 1 to सेम 6, तो वो सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग में सेम 1 to सेम 8 में पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे सेम 4 में आपको जावा था, जावा आपको एग्जाम के साथ था, तो आपको प्रैक्टिकल भी था, आपको थ्योरी भी था, तो स्टूडेंट काफी एग्जॉस्टिवली पढ़ रहे थे जावा को। लेकिन आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उन्होंने जावा को सिर्फ प्रैक्टिकल करके रखा है। ना, कहने का क्या मतलब है कि जब हम सिलेबस उठा के भी देखेंगे तो BSc IT सिलेबस इज मोर लेबोरियस, मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आल्सो when it comes to in competition with engineering graduate. I'm not doing direct competition. मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आपको हमेशा ये समझना चाहिए you're not even a small, single less than 1 point less than engineering graduates. और कंपनी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारे बहुत से जो पुराने स्टूडेंट्स थे आज बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सब टीम लीडर हो गए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए हैं।
तो सबसे पहला आपके पास करियर ऑप्शन आता है कि जब हम बीएससी आईटी ग्रेजुएट कर लेते हैं तो हम जॉब हमको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, कंपनी के प्लेसमेंट होते हैं, और वहां पे आपको मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी को कैसे पता चलेगा, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। मैं समझ रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे यार मैं टेक्निकली साउंड हूं, मेरे को मार्क्स कम आते हैं। बेटा बट कंपनी को इससे कंपनी इवैल्यूएट कैसे करेगी? तो कंपनी का पहला फिल्टर ये होता है कि जो बच्चे उनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनको हम पहली एलिजिबिलिटी देते हैं। तो वो स्टूडेंट को पहला, या ड्रीम कंपनीज जब आती हैं कॉलेजेस में तो वो स्टूडेंट को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है जॉब इंटरव्यू के लिए। तो हर आईटी कंपनी, कोई भी टॉप आईटी कंपनी आप बात करें, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बीएससी आईटी ग्रेजुएट्स वहां जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको उस जॉब के काबिल होना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बीएससी आईटी के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, आप हायर स्टडीज को भी जा सकते हैं, बहुत से बच्चे हायर स्टडीज को भी जाते हैं। अब हायर स्टडीज जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है। अब इंडिया और अब्रॉड में कैसे हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं इंडिया में भी, आप टेक्निकल फील्ड में भी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, आप अब्रॉड भी टेक्निकल में भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। अब उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है हम जरा देखते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट जैसे मैंने कहा, आप जितनी भी ग्लोबल कंपनीज देख लें, अब जो भी बड़ी कंपनीज है, आप इंडिया में बात करें तो हम टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है। आप ग्लोबल कंपनीज की बात कर ले, आप डेल देख लें, सेंट्रल देख लें आप। तो आप ये हर कंपनीज में आप एलिजिबल है जॉब करने के लिए, लेकिन आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको बहुत अच्छा टीवाई बीएससी आईटी स्कोर होगा, ये आपकी पहली एलिजिबिलिटी होगी, ये पहला फिल्टर है। तो जो बच्चों को अच्छे मार्क्स है, बहुत एक्सेप्शनल है। जब हम मार्क्स कहते हैं ना बेटा, तो प्लीज आप खाली पेपर पे लिखा हुआ मार्क्स मत देखिए, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। नो, मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मार्क्स कम आएगा। तो इसलिए अगर बच्चे मुझसे आर्ग्यू करें कि सर हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, हमको मार्क्स अच्छे नहीं आते, नहीं बेटा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर है, तो मार्क्स आएंगे। या तो इसका मतलब होगा आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इवन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी। बट हम आपको हमेशा एनकरेज करेंगे कि आप पहले तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए और उसके बाद आपको मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो हमारा दोनों ही एस्पेक्ट पे हमारा बहुत ज्यादा एम्फोसिस होगा। फिर आपको कंपनीज के एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको, उसके बाद आपको जीडी और उनके पर्सनल इंटरव्यू सेशन क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये आपका एक फ्लो होगा अगर आप जॉब पे जा रहे हैं। आपके कॉलेजेस में भी कंपनीज आ सकती हैं, बट अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है बेटा जो ऑफ कैंपस जाती हैं। ऑफ कैंपस का मतलब कि आपको दूसरी जगह पे वो एक कैंपस पूल बनाएंगे और सारे बच्चों को वहां बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। बट दोनों ही जगह आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दोनों ही जगह आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अगर स्किल्ड हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर इन्फॉर्म्ड है, आपको नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, यू विल गेट अ जॉब। सो अगर आपका इंटेंशन जॉब है तो पहला बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, बहुत अच्छे कंसेप्ट से आने चाहिए। अब हम बात करेंगे हायर स्टडीज, हायर स्टडीज इन इंडिया। हायर स्टडीज इन इंडिया मतलब क्या, आपके पास आपके तीन ऑप्शन है। आप एमएससी आईटी कर सकते हैं, आप एमसीए कर सकते हैं, या आप एमबीए कर सकते हैं। नाउ एमएससी आईटी और एमसीए, बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों से बात किया जिनका इंक्लिनेशन टुवर्ड एमसीए होता है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट भी पूछूं कि बेटा आप क्या करना चाहोगे, एमएससी आईटी एमसीए, कुछ बच्चे बोलते हैं एमसीए, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक उसमें जजमेंट ऐसा है कि एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक ऐसा कोर्स है विच इज ओपन टू ऑल। यानी अगर मैंने बीए बीकॉम किया है मैथ्स के साथ, अगर मैंने बीएससी भी किया है, मैंने बीएमएस भी किया है, तो भी मैं एमसीए कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे को एमएससी आईटी करना है तो मैं बीएससी आईटी ग्रेजुएट ही होना चाहिए, या मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपको एमएससी आईटी करना है तो आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना है या बीएससी आईटी ग्रेजुएट होना है। लेकिन अगर आपको एमसीए करना है तो आप कोई भी ग्रेजुएट होंगे तो चल जाएगा। तो यहां मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक काम कीजिए, आप घर पे आप जब अब अपना सेशन जब खत्म होगा तो आप एमसीए का सिलेबस उठाइए और आप अपना बीएससी आईटी का सिलेबस उठाइए। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो आपने बीएससी आईटी में पढ़े हैं वही सारा सब्जेक्ट एमसीए में भी रखा हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इसको पहले से नहीं पढ़ा है सारे सब्जेक्ट को। तो वो मुझे खाली समझ में नहीं आता कि बच्चा बीएससी आईटी करने के बाद एमसीए करेगा
और वही चीजें पढ़ेगा। क्यों नहीं, आप जब आप एमएससी आईटी करते हो तो आप एक एडवांस लेवल की पढ़ाई करते हो। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बीएससी आईटी ग्रेजुएट को ही वहां पे आप अलाउ कर पाएंगे एमएससी आईटी के लिए। तो आप एमएससी आईटी भी कर सकते हैं, आप एमसीए भी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। आप अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कर रहे हैं बेटा, तो नॉर्मली एमबीए करके आपको डिग्री मिलता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करता है कि जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हो तो आपको एमएमएस की डिग्री देता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जैसे कि अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो हम बीई देते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग देते हैं, और ऑटोनॉमस कॉलेजेस बीटेक देते हैं उसी तरह से। तो एमएमएस एमबीए दोनों सेम है, खाली कुछ लोकल, जैसे हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी एमएमएस देती है। तो ये आपका दूसरा करियर ऑप्शन है कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, आप एमएससी आईटी कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमएमएस या एमबीए कर सकते हैं इंडिया से। वेल आप अब्रॉड यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। जब आप अब्रॉड यूनिवर्सिटी से करते हैं एमएस या एमबीए दोनों ही, तब भी आपको हाई स्कोर और पीबीएससीआईटी। सी जॉब तो ठीक है, बट जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, क्योंकि उनको आपके पहले के करियर, पहले का स्टडी आपका किस लेवल का है वो उनको कैसे समझेगा। तो वहां पे आपका जब वेरी गुड स्कोर इन टीवाईबीएससी रहता है, इट्स लाइक यू आर एनफोर्सिंग योरसेल्फ कि यस आई एम द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर यू टू टेक दिस जॉब, टेक दिस कोर्स, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा स्कोर लेना पड़ेगा आईएलटीएस और टोफेल। आईएलटीएस एक इंटरनेशनल एग्जाम है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। टॉफल भी है, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सेल करना पड़ेगा, तभी यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा एक नक्शल में करियर ऑप्शन। हम जॉब पे जा सकते हैं, हम हायर एजुकेशन इन इंडिया कर सकते हैं, हम हायर एजुकेशन अब्रॉड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही जगह, अगर ये तीन अलग अलग हम सेट बना लें, तो तीनों में कॉमन चीज क्या है कि आपको बीएससी आईटी में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये आप देखेंगे लोग घरों पे ग्रेजुएशन की डिग्रियां लगाते हैं, कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डिग्रियां नहीं लगाता है। सो मैं उसका इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ जैसे कि हमने कहा कि अब तीनों चीजों में, आप चाहे जॉब बात करें, आप चाहे इंडिया में बात करें हायर एजुकेशन या अब्रॉड बात करें, तीनों ही जगह कॉमन आएगा हाई स्कोर इन टीवाईबीएससी आईटी। सो अब हमारा फोकस कन्वर्ज करता है, अब हमारा फोकस सिर्फ किस पे कन्वर्ज करता है, टीवाईबीएससी आईटी स्कोर पर। क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे सामने गोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम टीवाईबीएससी आईटी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेट्स सी हाउ। नाउ अगर हम सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास 11,232 बच्चे इस साल पास हो रहे हैं, 11,232, और लगभग इतने ही बच्चे अगले साल पास होंगे। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमें बहुत अच्छा जॉब चाहिए, अगर हमें बहुत अच्छे को हायर एजुकेशन में एडमिशन चाहिए, तो हमको इन 11,232 में से बाहर आना पड़ेगा, हमको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, हमको सबसे स्पेशल बनना पड़ेगा। सी वी नीड टू स्टैंड आउट। अब चाहे जॉब चाहे हायर एजुकेशन में बोले ना, हाउ वी विल स्टैंड आउट, लेट्स सी। जैसे हमने अब तक बात की, टीवाई के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये पहले अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि हमको, हमारा एक गोल है कि हमको टीवाई बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। जब आपका गोल डिसाइड होगा तभी आपके रास्ते डिसाइड होंगे। नाउ वी विल मूव अहेड। ओके, जब हम बात करते हैं सेमेस्टर 5 की, सेमेस्टर 5 में आप क्या करेंगे, आपके सिलेबस कौन कौन से हैं? तो आपका सिलेबस मैंने सामने दिया हुआ है। इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग, AWP, SPM, आपके इलेक्टिव्स हैं। मैं थोड़े थोड़े दो लाइनों में बात करूंगा। जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको ओवरऑल जो डिजाइन प्रिंसिपल है एम्बेडेड सिस्टम के, या आप जो भी आपके डिवाइसेस है वो पढ़ाए जाएंगे। जो भी आपके कनेक्टेड डिवाइस हैं, आपको इंटरनेट के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको एम्बेडेड जो डिवाइसेस है उनके प्रोटोटाइपिंग सिखाए जाएंगे।
आपके जो ऑनलाइन कंपोनेंट है उनके प्रोटोटाइपिंग सिखाए जाएंगे, एम्बेडेड सिस्टम में कोडिंग कैसे करते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल्स कैसे बनाते हैं, जब भाई आप आईओटी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको बेचना है आपको, आप बिजनेस मॉडल कैसे बनाओगे, जो आईओटी प्रोडक्ट है उनके मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और आपको एथिक्स एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये बात आती है इंटरनेट ऑफ थिंग की। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, जिसका आज हम डेमो सेशन भी रखने वाले हैं इसके बाद। तो प्लीज ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हमारा AWP का लेक्चर सेशन चालू होगा, डेमो सेशन चालू होगा, तो आप प्लीज बने रहेंगे। जब हम AWP बात करते हैं तो यहाँ हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। वो डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है आज मैं लेक्चर में बात करूंगा उसके बारे में। हम एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं C#, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि हम C# का इस्तेमाल करके वेब फॉर्म या कंट्रोल्स क्लाइंट साइड सर्वर साइड कैसे बनाएंगे। हम ये बात करेंगे कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करें। आपने जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा, अब हम ये देखने वाले हैं कि हम यहाँ एक्सेप्शन कैसे हैंडल करेंगे, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्टेट कैसे मैनेज किया जाएगा ना। अब आप सोच रहे हो ये स्टेट मैनेजमेंट क्या है, मैं बात करूंगा आज के डेमो सेशन में। हम अब आपने आज तक जितने भी एप्लीकेशन बनाए आपने किसी से भी डेटाबेस से बात नहीं किया है। आपने C पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, बट आपने ये सब फ्रंट एंड बनाया है। आपने किसी भी एप्लीकेशन में जावा से बात नहीं, आप डेटाबेस से बात नहीं किया है। तो यहाँ पहले तो आपको ये सिखाया जाएगा कि आप C# इस्तेमाल करके ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस इस्तेमाल करके आप डेटाबेस से कैसे बात करेंगे, जिसको हम ADO.NET कहते हैं। आपको XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है सिलेबस में, AJAX असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जब भी आप ब्राउज करते हैं, आप चाहे फेसबुक पे हो, आप चाहे गूगल पे या क्रिक इन्फो में जब आप स्कोर भी देख रहे हैं तो AJAX प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये आपके सिलेबस में है। फिर हम वेब सर्विसेज में ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ऑथोराइजेशन कैसे करते हैं, हम इंपर्सोनेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको AWP में दिखाई जाएंगी। AWP में इन शॉर्ट आपको क्लाइंट साइड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम जितने भी एक्टिविटीज और प्रोसेस हैं वो हम कैसे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड इंप्लीमेंट करते हैं। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये आपका अगेन आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिखाया जाएगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट प्लान कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट को सिलेक्शन का अप्रोच कैसा होता है। जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन करने हैं, जैसे कितने एफर्ट्स लगेंगे, उसके कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे होंगे। प्रोजेक्ट है तो हम उसकी एक्टिविटी कैसे प्लान करेंगे, हम रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, रिसोर्स कैसे एलोकेट करेंगे। अभी प्रोजेक्ट देखा जाए तो आज देश में सब लोगों को सारे रिसोर्सेस पहुंचाना एक प्रोजेक्ट है कोरोना के दौरान। तो यहाँ गवर्नमेंट बैठ के सब प्लान करता है कि भाई हम कैसे रिसोर्सेस को डाइवर्स करें ताकि सब तक पहुंचे। वहां हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में भी हम यहाँ यही बात करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, कनेक्ट कैसे किया जाए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे इंश्योर किया जाए। तो ये आप ओवरऑल SPM में पढ़ेंगे। अब यहाँ आती है आपके दो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलेंगे तो ये काफी अपकमिंग है। इसमें आपको इंटेलिजेंट एजेंट, उनकी प्लानिंग, प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी एल्गोरिथम्स है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके बारे में बात किया जाएगा। जब अब लिनक्स आता है, लिनक्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी पॉपुलर है ये। हमारा एक्सपीरियंस जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम आज इतने सालों से जो BSc IT हम लास्ट 15 सालों से जो BSc IT के सेशन ले रहे हैं, जब भी लिनक्स नए सिलेबस में आया, लिनक्स काफी कॉलेजेस ने प्रमोट किया है और बच्चों को अलाउ करते हैं। लिनक्स में आपको सिखाया जाएगा ओपन सोर्स कमांड लाइन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क कैसे मैनेज करता है, स्टोरेज को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, नेटवर्क को कैसे नेटवर्क पे यूजर को परमिशंस कैसे देते हैं। अगर आप देखेंगे जितने भी आज पॉपुलर सर्वर्स हैं सब लिनक्स से मैनेज होते हैं। तो लिनक्स का अच्छा नॉलेज आपको एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। क्रिप्टो सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज कैसे करते हैं लिनक्स पे, हम फाइल शेयर कैसे करेंगे, हम DNS को DHCP को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। अपाचे और रेड हैट लिनक्स का आपको एक केस स्टडी में कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो ये आपका लिनक्स का आपका हो गया है करिकुलम। अब आता है EJ एंटरप्राइज जावा।
नाउ एंटरप्राइज जावा वाज अगेन, जैसे हमने कहा कि 2 इलेक्टिव है, उसमें कॉलेजेस हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इलेक्टिव 1 में लिनक्स काफी प्रमोट किया जाता है कॉलेजेस में, और इलेक्टिव 2 में ईजे काफी प्रमोट किया जाता है कॉलेजेस में, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते होंगे कि इलेक्टिव हम डिसाइड करेंगे कि कॉलेज डिसाइड करेगा। तो बेटा लेट मी बी वेरी क्लियर, इलेक्टिव यूनिवर्सिटी देती है ताकि बच्चे डिसाइड करें, बच्चे सेलेक्ट करें। कॉलेजेस फोर्स करते हैं कि नहीं, अब वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर। बट मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आपके कॉलेजेस को बोलोगे कि भाई हमें ये इलेक्टिव पढ़ना है, तो कॉलेजेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट देने के लिए। क्योंकि अगर कॉलेज आप पे इलेक्टिव फोर्स करता है तो इलेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी ने इंप्लीमेंट किया है वही फेल हो जाएगा बेटा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी इलेक्टिव आपको प्रपोज करती है कि इसका मतलब ये है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्टिव। तो जावा में आप पढ़ेंगे, जावा का आपका जो नॉलेज है वो यहाँ यूज होगा, जावा का आपका नॉलेज सी शार्प में भी काफी यूज होगा। यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि जावा का एंटरप्राइज एडिशन का आर्किटेक्चर आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा, उनके सर्वर, उनके कंटेनर, जावा में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उसके लिए आपको सर्वलेट पढ़ाया जाएगा। जब हम सर्वर से बात करेंगे तो हमें सेशन मैनेज करना पड़ता है, तो हमें कुकीज सिखाए जाएंगे, सेशन ट्रैकिंग सिखाया जाएगा। आपको जेएसपी आएगा, जावा सर्वर पेजेस, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जावा नहीं स्ट्रांग है, तो भाई हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहां आपको जेएसपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको जावा बीन्स आएगा कि जावा बीन्स में इंटरसेप्टर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जावा एपीआई परसिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हाइबरनेट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको वहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और हाइबरनेट के एप्लीकेशन। जब आप बात करते हैं एनजीटी यहाँ पे आ जाएगा बिग डेटा। जब एनजीटी इज अनदर इलेक्टिव, बिग डेटा वहां पे बात किया जाएगा। वहां बिग डेटा में उन्होंने स्केल डाउन किया है मोंगोडीबी, ये टूल पे उन्होंने स्केल किया, और आपको सिखाया जाएगा कि मोंगोडीबी में हम डेटा मॉडल कैसे करते हैं, शेल कैसे बनाएंगे, उसका सेल कैसे है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। नो एसक्यूएल पे बात होगी, उस पे जेसॉन पे बात होगी, जे क्वेरी पे बात होगी। तो ये अभी हमने एक छोटा सा मैंने आपको समरी किया है कि आप ओवरऑल इस सेम में क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेम के सब्जेक्ट बता रहा हूं, बट मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी एक सेम है उसके पास, उसके लिए अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे अरे क्या बोल रहा है ये। तो अभी हम नेक्स्ट सेम की जिस सब्जेक्ट आपको नाम बता रहा हूं बेटा मैं, जैसे आपको एसक्यूएस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इट इज वन लेवल ऑफ एसपीएम अहेड। देन आपको सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग आएगा अगेन, फिर आपको बिजनेस इंटेलिजेंस आएंगे। इलेक्टिव 1 में आपके पास जीआईएस है या ईएन है, इसके डिटेल हम आपको नेक्स्ट सेम से पहले बहुत डिटेल में हम जानकारी देते हैं बच्चों को, इसका हम पूरा सेशन लेते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या आएगा, क्या लेना चाहिए अगर इलेक्टिव है। आप हमसे पूछेंगे तो सर आप रेकमेंड कीजिए इलेक्टिव क्या है, तो मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को बताते भी हैं। आपको आईटीए और साइबर लॉ है। तो अगर आप अपना एक ग्रेजुएशन देखेंगे सेम 5 टू सेम 6 और सेम 1 टू सेम 6 देखेंगे, तो आपका जो करिकुलम है वो एक पावर पैक्ड करिकुलम है, जो आपको एनेबल करता है, आपको एम्पावर करता है आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कुछ नया आपको एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर हम सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, करेक्ट है, सर्टिफिकेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, बट बेटा डिग्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर मेरे पास सेम 5 का डिग्री है जिसमें मुझे बताया गया है कि जावा में बच्चे को इतना नंबर है, या एएसपी में इतना नंबर है, लिनक्स में इतना नंबर है, तो कंपनीज उसको रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम के नंबर ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए एफर्ट लेना पड़ता है। सो यूनिवर्सिटी एग्जाम इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर द डिग्री दैट यू गेट, it is the degree that is valued and recognized, and that too if you are doing it from very good institute like the way we have in Mumbai. अब हम आगे बढ़ते हैं मार्किंग स्कीम के। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 75 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा, और 50 मार्क्स के आपके टर्म प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, जो इंटरनल एग्जाम है उसको आप अलग से मत देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसा जानता हूं कि अगर आपकी अच्छी पढ़ाई होगी तो वो 25 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे को आता है सब्जेक्ट और मैं एग्जाम में लिखूंगा नहीं। तो ये सारा खेल कैसा है, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको एक ही चीज पढ़नी है कि मुझे मेरा सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सारा खेल ऐसा है, 15 5 75, 15 मार्क का हर मॉड्यूल पे एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है बेटा। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर एक चैप्टर में ऑप्शन में छोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा, सॉरी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। हर सब्जेक्ट में 5 मॉड्यूल है,
5 मॉड्यूल पे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मॉड्यूल 1, क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 1, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल 1 क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 2, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल 3, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 4, ऐसा। यानी हर चैप्टर 15 मार्क का कंपलसरी है, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके प्रैक्टिकल हो गए। ना विद्यालंकार आपको कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पे विद्यालंकार का एक्सपीरियंस जब हम बात करते हैं, आप जानते भी होंगे विद्यालंकार इज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन इंजीनियरिंग डिग्री सिंस लास्ट 5 डिकेड्स। आप ये बात समझिएगा कि जो भी फैकल्टी मेंबर्स हम विद्यालंकार में आपको जो भी सब्जेक्ट लेंगे, दे आर ऑल इंजीनियरिंग फैकल्टी। I have done my masters in computer engineering and I am pursuing my PhD in machine learning. So हम इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर्स हैं, हमें पता है कि बच्चों को क्या चाहिए रहता है जो इंडस्ट्री को लगेगा या उनके हायर एजुकेशन में लगेगा। जस्ट अ सेकंड। हाँ, so we all, I mean, faculty with more than 10 years of teaching experience. I am teaching since 2005, since my engineering graduation, and we have taught more than 5,000 students. This is only for BSc IT. In engineering, we have taught, I mean, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हमने। तो हमारा जब अप्रोच होता है पढ़ाने का, तो ऐसा नहीं होता कि ये लोग पढ़ो, आप एग्जाम में मार्क्स लेके चले आओ। गलत है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में मार्क्स आते नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, जब आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं तो मार्क्स नहीं आता है। रणछोड़ दास ने बोला है, कामयाबी के लिए पढ़िए, तो आप काबिल बनिए, आप पढ़ाई कीजिए, मार्क्स आएंगे अपने आप आपको। सो हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमने कहा ना, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जैसे जो एम्फेसिस से, जो मेथोडोलॉजी से हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं, वही अप्रोच से हम बीएससी आईटी ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं। हमारे कोई भी आप पुराने स्टूडेंट्स अगर आपके इंटरेक्शन में है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मिनट रिवीजन होता है, फिर हम एग्जाम, हम टीचर्स के नंबर होते हैं बच्चों के पास, आप लास्ट मिनट तक हमसे जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सेशन जो हम ले रहे हैं आज जूम पे, ये तो अभी जो क्राइसिस है वहां, नहीं तो अब तक हमारे एक वेकेशन बैच खत्म हो गए होते, बट आपके एग्जाम्स काफी पोस्टपोन्ड हो गए। फिर लास्ट मिनट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। सो हमने ये डिसाइड किया कि अब जो समय है वो हम यूज करेंगे इसमें। नाउ वी हैव लेसन प्लान। हम हर सब्जेक्ट के लिए आपको लेसन प्लान देंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, हर चैप्टर के आपके पीरियोडिक एग्जाम्स होंगे। जितने भी आपके, जैसे एक चैप्टर खत्म होगा आपके ऊपर, उसके ऊपर आपको एग्जाम लिए जाएंगे। प्रीलिम, जितने भी प्रीलिम आपके 2 प्रीलिम सेशंस होंगे अगर आप वेकेशन बैच में, तो आपका एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद आपको सिलेबस होने के बाद आपका एक प्रीलिम एग्जाम होगा, और आपका मेन एग्जाम से पहले भी आपके प्रीलिम एग्जाम होंगे, और आपके पेपर डिस्कशन सेशंस होंगे। नाउ दिस इज अबाउट प्लानिंग फ्रॉम आवर साइड। Yes, we also provide you opportunity to discuss with our top students. हम अभी once the lockdown is over, हमारे जो infrastructure है, they can be utilized as a reading room by the students. बच्चे अपने कॉलेज के बाद आके वहां बैठ के पढ़ाई करते हैं। We give prizes. I mean, this is one of the way to recognize the effort of the student. And we have our student getting placed in top companies, and this is the satisfaction that we get out of it. कि if we can see कि भाई हमारे बच्चे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो nothing like that as a teacher and as an institute. Yes, autonomous college का भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, autonomous college का सिलेबस। ऑब्वियसली बेटा, I mean here we are talking about syllabus. I mean see, अभी हमारा जो ये सेशन अभी चालू हो रहा है, it will, I mean I think it will get over by July. ये हमारा पहला सेशन, तब तक तो कॉलेजेस नहीं चालू होने हैं, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन करंट सिचुएशन इन मुंबई। और उसके बाद भी जब हमारा सेशन चालू है, जैसे हमने कहा कि हमारे क्लासरूम सेशंस भी होंगे आफ्टर लॉकडाउन, तो जो भी स्टूडेंट हमारे वेकेशन में है वो हमारे क्लासरूम सेशन में वापस विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फी कैन रीजॉइन द क्लासरूम सेशन। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि अभी ये सेशन में हम आपको वैसे ही सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब हमारे क्लासरूम सेशन चालू होंगे, तो क्लासरूम सेशन में आप में से हर बच्चा वहां वेलकम है, इनवाइटेड है टू री अटेंड द कंप्लीट सेशन। तो वहां भी आप वही वार्मथ एक्सपीरियंस करेंगे।
वी विल प्रोवाइड यू जीक्यू. जीक्यू इज ग्रेडेड क्वेश्चन. अब ये कैसा क्वेश्चन सेट होता है जो फैकल्टीज बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये इस सब्जेक्ट पे, ये इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है कि कितने क्वेश्चन पॉसिबल है इस टॉपिक पे. आपको हम नोट्स देंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जिसमें वो सारे क्वेश्चन होंगे जो इससे पहले एग्जाम में है. सारे ईयर्स के पेपर सोल्यूशन मिलेंगे आपको. स्टडी मटेरियल अभी आपको हम डिजिटल स्टडी मटेरियल देंगे. वी बुक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं. हमारे जब लेक्चर चालू होंगे तो आप सेशन के दौरान उसमें से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. बट जब हमारे क्लासरूम सेशन चालू होंगे तो आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगा. So you shouldn't be worried about material. I mean, we will provide you ample. Just have to be relaxed. हमारे आप प्ले स्टोर से स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, वी बुक ऐप से. यस, ये हमारे वेबसाइट के डिटेल है. vidyalanka.org पे जाके आप BSc IT सेलेक्ट कर सकते हैं. vidyalanka.org BSc IT सेलेक्ट कीजिए. आप देख सकते हैं कि विद्यालंकार इज पायनियर इन ऑल दीज कोर्सेज. So I mean, we have lot of experience in dealing with students and ensure that they get good career. Complete syllabus, chapter 1 to chapter 5, हर subject, every single detail. आप syllabus copy हाथ में लेके टिक कीजिएगा हर subject, हर topic को. We will ensure, और हम आपको बोलेंगे कि ये लो, ये topic आप टिक कीजिए. यस, आपके जॉब के लिए, जैसे हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बच्चे जॉब पे भी जाते हैं, जिनको जॉब पे जाना है तो उनका एप्टीट्यूड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. तो आप वी बुक से हमारे एप्टीट्यूड एग्जाम, टेक्निकल और HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी, जो बुक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में. These are highlights of some of the toppers. So you can see, I mean, they're all first rankers and second rankers of all top colleges. आप शायद पहचान भी सकते हैं किसी को. See, these are students working. अब देखिए L&T, Infotech, IBM, MMS आप कर रहे हैं बच्चे, ठाकुर कॉलेज से MCA कर रहे हैं, MSc IT कर रहे हैं, फ्रॉम SIS, Infosys में है, टाटा में है, डेलॉइट में है. I mean, this is just to give you glimpse. अब देखिए, फर्स्ट रैंक इन सोफिया कॉलेज, फर्स्ट रैंक इन NK कॉलेज, सेकंड रैंक इन भावना ट्रस्ट, सेकंड रैंक इन संघवी, सेकंड रैंक इन हिंदुजा, सेकंड रैंक इन VSIT. So these are some of the results that we have. Okay, जैसे हमने कहा कि जो इतने रिजल्ट्स इतने सालों से आ रहे हैं, कोइंसिडेंस नहीं है. वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट, वी एंश्योर लॉट ऑफ एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ getting their theory covered, getting their practical covered, preparing them ready to be absorbed by industry or by higher institute. So we have almost perfected this methodology, and here what Vidyalankar can bring into force that quality in you so that you will be employable. हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना. आप खाली ग्रेजुएट बन के क्या करेंगे? आपका सपना ये नहीं था कि एक दिन मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा बड़ा होके. आपका सपना था कि मैं मुझे बड़ी कंपनी में काम करना है. आपका सपना ये मुझे बड़े इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन परस्यू करना है. तो आप अपना गोल देखिए. दिस इज व्हाट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स. These are the schedule of our subject. और इसके बाद मैं AWP का सेशन चालू करूंगा, लेक्चर सेशन तुरंत. कोई मतलब I just have to change the slide. तो मंडे, कमिंग वीक से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपके लेक्चर होंगे IoT पे 11:30 से 1. 2.5 घंटे का सेशन हमने रखा है क्योंकि ऑनलाइन क्योंकि उसमें इंटरेक्शन भी करना है बच्चों से, तो उसमें पढ़ाई भी होगी, आपसे इंटरेक्शन भी होगा. डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे तुरंत, सो दैट आज का डाउट आप कल ना लेके जाए. ये वेकेशन का सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अभी दूसरा काम नहीं है बेटा. तो अगर आज मेरा IoT का सेशन होता है 11:30 से 1, तो मैं 1 घंटे और दूंगा, उसके ऊपर पढ़ाई करूंगा. सो दैट ट्यूसडे को AWP का सेशन होगा, मैं उसका नोट डाउन करूंगा, थोड़ा पढ़ाई करूंगा. तो जब आप वेडनेसडे को IoT का सेशन बैठेंगे, उससे पहले आपका क्या काम है कि आपने जो लिखा है उसको आप रिवाइज करेंगे. टीचर जब सेशन चालू करेगा तो थोड़ा सा पहले 10 मिनट हम पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके ऊपर बातें होंगी.
इसके ऊपर हमारी ये तो हमारा यही सारा फोर्स होगा कि बच्चे पढ़ के आए और सेशन बैठे, जिससे ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। दिस इज द फी डिटेल्स। आप vidyalanka.org पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर पहले तो ये वेकेशन है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है आपके पास सिलेबस खत्म करने के लिए, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखिए सिलेबस विल बी इनकम्प्लीट। एब्सोल्युटली नॉट। यहां तक कि हमारे जो अभी टीवाई के स्टूडेंट थे, उनका जब लॉकडाउन हुआ तो भी हमने उनके सारे सेशन ऑनलाइन कंप्लीट किए हैं, एंड वी कैन वाउच फॉर इट। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस इंट्रोडक्शन। कुछ स्टूडेंट ने ये कल भी अटेंड किया होगा, तो ये आज कुछ नए स्टूडेंट्स आने वाले थे, इसलिए हमने रखा आज। नाउ अब हम शिफ्ट करते हैं AWP पे। तो AWP, आई विल बी टेकिंग AWP। लेट मी शिफ्ट टू AWP बेटा। नाउ सी, we got few questions regarding the fee. See, fee is you can, मैंने कहा, you can feel free to contact or WhatsApp that number, and we will provide you all information about it. And see, this vacation batch is vacation as well as regular, you can say. It is and not or. तो आप वेकेशन भी अटेंड करेंगे, आप रेगुलर सेशन भी अटेंड करेंगे पूरा, जब हमारे क्लासरूम सेशन चालू होंगे। I'm going to give a demo on AWP। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं अपने थोड़े सब्जेक्ट के बारे में। यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे, इसका कोर्स आईडी है USIT 503। Is it visible? I guess this PPT is visible. Yes, this PPT is visible. Good, thank you, Sairaj. Okay. ओके बेटा, अगर आप इस कोर्स के बारे में देखेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया, यूनिवर्सिटी ने, ये आपके कोर्स का आईडी है। अगर आप कोर्स टाइप देखेंगे, आपने अगर सिलेबस को कभी ध्यान से देखा होगा, तो इसको स्किल एनहांसमेंट कोर्स कहते हैं। मतलब ये आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जरूरी है। आपके 2.5 घंटे के एग्जाम होंगे, 75 मार्क्स का, और इंटरनल 25 मार्क्स, जैसे मैंने बताया था। ये तो पहला पीपीटी मैंने इसके लिए रखा है। हम थोड़े से इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हम ये 5 मॉड्यूल में एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आपको एक मॉड्यूल के ऊपर बात करूंगा। यूनिट 1, अगर आप यूनिट 1 के बारे में देखेंगे, 5 यूनिट है, जैसे हमने कहा। यूनिट 1 में आपको डॉटनेट को इंट्रोड्यूस करा जाएगा ना। डॉटनेट क्या है? डॉटनेट कोई लैंग्वेज नहीं है। ये सेशन में मैं अभी आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, बट हो सकता है कुछ बच्चों को पता है, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, कि बच्चों को लगता है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज नहीं बेटा, ये एक फ्रेमवर्क है। नो, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क क्यों बनाना है हमें फ्रेमवर्क? वी विल डिस्कस अबाउट इट। यहाँ पे आपको एक नए लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। C# एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर आप देखेंगे, आपने एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पिछले सेम में पढ़ा था, जावा वाज सन माइक्रोसिस्टम्स प्रॉपर्टी। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट इज C#। यहाँ हम डॉटनेट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। CLR क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। डॉटनेट क्लास, ये आपका चैप्टर 1 में टॉपिक 1। टॉपिक 2 में यहाँ से हम C# लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके बेसिक्स, उनके डेटा टाइप्स, ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट बेस्ड मैनिपुलेशन, कंडीशनल लूप मेथड्स, और C# का आगे एक्सटेंशन, उनके क्लासेस, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप मतलब पॉइंटर जैसा। आप C में पॉइंटर पढ़ते थे, जावा में आपने पढ़ा होगा रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को और एम्फसाइज किया गया है। फिर हम नेम स्पेसेस और असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ नेम स्पेस क्या होता है? जावा में जैसे आपने पैकेज पढ़ा होगा, अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, यहाँ वो नेम स्पेस से उसको एम्फसाइज किया जाता है। एडवांस क्लास प्रोग्रामिंग मतलब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के इंप्लीमेंटेशन, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं आपको यूनिट 1 में। मैं आज डॉटनेट फ्रेमवर्क पे आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दूंगा। ये अभी तो हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। तो चैप्टर 1 में आपको डॉटनेट पढ़ना है, C# लैंग्वेज। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपने सेम 4 में जावा एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा है, राइट फ्रॉम डेटा टाइप अप टू एप्लेट, करेक्ट? अब वो पूरा जो आपने एक सब्जेक्ट में पढ़ा है, यहाँ पे चैप्टर 1 में उसको रखा है। यानी जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो वो C# में डेटा टाइप से लेके एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग तक पूछते हैं आपसे।
and it is all included in one chapter. So this chapter 1 is quite heavy. यहाँ पे बच्चा एक complete language पढ़ रहा है डिटेल में. So this unit takes a lot of time and it consumes lot of exam marks also, because आपके आगे के चैप्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम वेब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो जो स्क्रिप्टिंग के लिए हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो सी शार्प होगा. इसलिए डिटेल नॉलेज ऑफ सी शार्प इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट 2 में अब हम क्या बनाएंगे? फॉर्म्स बनाएंगे. भाई जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमको फॉर्म बनाना पड़ेगा. हम कमांड लाइन पे प्रोग्राम तो नहीं कर सकते. तो यहां आपको बता जाएगा कि वेब एप्लीकेशन का एनाटॉमी क्या है, उसके सर्वर कंट्रोल्स क्या है, पेज क्लास क्या होता है, ASP.NET एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है. जस्ट अ सेकंड, आई हैव सम वाटर. यहां पे बच्चों को बताया जाएगा कि आप एक फॉर्म कैसे बनाते हैं. अब फॉर्म पे अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, जैसे वेब कंट्रोल, आपको इनपुट को वैलिडेट करना है. जैसे आपने देखा ईमेल आईडी है, तो अगर आप ईमेल आईडी का फॉर्मेट रॉन्ग देते हो तो एरर दे देगा. अगर आपने एज रखा है, जैसे लेट्स से इलेक्शन कमीशन ने एज 18 से कम दे दो तो एरर दे देगा. तो इसके लिए हमको जो फॉर्म रहता है उस पे जो हमारे इनपुट वैल्यूज है उनको वैलिडेट करना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन कंट्रोल्स भी हैं. जब आप एक लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको दूसरे पेज या उसी पेज के दूसरे कंपोनेंट पे लेके जाता है. तो जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि वेब फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं और वेब फॉर्म के अलग अलग कंट्रोल्स क्या होते हैं. दिस इज अबाउट यूनिट 2. यूनिट 3 में अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात होगी. एक्सेप्शन जैसे कि आप जानते होंगे, एरर और एक्सेप्शन में फर्क है. एरर वो प्रॉब्लम होता है जो कंपाइल टाइम आइडेंटिफाई किया जाता है. एक्सेप्शन वो प्रॉब्लम होता है जो रन टाइम आइडेंटिफाई किया जाता है. जैसे अगर आप ए और बी का वैल्यू यूजर से रीड कर रहे हो और आप लिखते हो C इज इक्वल टू A बाई B. अब मशीन को पहले से तो पता नहीं होगा ना यूजर बी का वैल्यू 0 एंटर करने वाला है. ये तो प्रॉब्लम तब आइडेंटिफाई होगा जब यूजर रन टाइम 0 एंटर करेगा. तो यहां पे हम एक्सेप्शन देखेंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट. आप ब्राउज करते समय देखो, आप कुकी को एक्सेप्ट करते हो. अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने एक वेबसाइट को साइन इन किया है तो दूसरी बार आपको वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है. या आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे बैंक के, उनके स्टेट हम मैनेज करते हैं. तो ये स्टेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन इट कम्स टू सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. अगर आप स्टेट मैनेज नहीं कर सकते तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आप इट्स लाइक अ फेलियर. तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा स्टेट मैनेजमेंट. फिर आपको सिखाए जाएंगे वेब फॉर्म्स के स्टाइल, उनके थीम्स कैसे बनाते हैं, और मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम वेब एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. जब हम यूनिट 4 में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको डेटाबेस से बात कराया जाएगा. जावा में अगर आपको बैकएंड डेटाबेस से बात करना है तो आपको JDBC यूज करना पड़ता है, जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी. लेकिन जब हम C# में बात करेंगे, ASP.NET में बात करेंगे तो हम ADO.NET कहते हैं, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको डेटा बाइंडिंग्स पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग डेटा कंट्रोल्स पढ़ाए जाएंगे, वो सारे कंट्रोल जो आपको डेटाबेस इंटरेक्शन में मदद करते हैं. देन ये आपका लास्ट चैप्टर है. यहाँ आपको XML पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जब भी हम डेटा की बात करते हैं, इफ आई वांट टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन इनकम्पैटिबल प्लेटफॉर्म पे, तो वी कैन नॉट ट्रांसफर इन हार्डकोर डेटाबेस फॉर्म, बिकॉज वो बाइनरी फाइल्स होते हैं, काफी हेवी होते हैं. तो वी ट्रांसफर डेटा इन टुडेज सिनेरियो इन फॉर्म ऑफ XML. यहाँ पे हमको पढ़ाया जाएगा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या है, आप कैसे वेबसाइट पे सिक्योरिटी, वेब सर्वर पे आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऑथोराइजेशन कैसे, ऑथेंटिकेशन कैसे. फिर यहाँ पे आपको एजैक्स फीचर पढ़ाया जाएगा. एजैक्स मतलब पार्शियल रिफ्रेश. जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अगर आप वेबसाइट पे क्रिकेट के मैच के आप स्कोर्स देख रहे हैं, तो अगर एक बैट्समैन ने एक रन मारा है, जैसे विराट कोहली ने एक रन मारा है, तो पेज रिफ्रेश होगा तो उसमें पूरा पेज का सारा डेटा वापस से अपडेट तो हो नहीं रहा है. अपडेट तो बहुत छोटी चीजें हो रही है, जैसे विराट कोहली के स्कोर अपडेट होंगे, इंडिया का टोटल स्कोर अपडेट होगा, बॉलर ने बॉल डाला उसके डिटेल्स अपडेट होंगे. तो अगर आप देखें एक पेज है, उस पेज पे अगर 100 कंपोनेंट है तो उसमें से एक ही 2 कंपोनेंट अपडेट हो रहे हैं, तो हम पूरा पेज क्यों रिफ्रेश करें. तो हम इसको कहते हैं पार्शियल पेज रिफ्रेश. तो वो कैसे इंप्लीमेंट किएंगे वो हम एजैक्स में देखेंगे. तो एजैक्स में टूल्स कौन कौन से हैं,
देखिए इम्प्लीमेंटिंग टाइम्ड रिफ्रेश, अब ये टाइम्ड रिफ्रेश क्या है, जैसे आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन देखते हो, जैसे शेयर क्या एप्लीकेशन देख रहे हो वेबसाइट पे, तो ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, वहां बैठ के कोई बंदा रिफ्रेश नहीं कर रहा है, तो वो क्या, वहां हमने एक ड्यूरेशन दे दिया है, कितने ड्यूरेशन पे ऑटो रिफ्रेश होता जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इंप्लीमेंटिंग टाइम रिफ्रेश। तो ये हो गया थोड़ा आपका सिलेबस यूनिट 5 तक। अब मैं बात करने जा रहा हूं डॉटनेट फ्रेमवर्क के ऊपर। हम एक छोटा सा सेशन रखेंगे अभी, जहां हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। डॉटनेट फ्रेमवर्क, अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क कोई लैंग्वेज नहीं होता बेटा। तो सबसे पहले हमको समझना है कि फ्रेमवर्क चाहिए काय को। सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट अ, स्टूडेंट ब, स्टूडेंट क, अ ब क, ए बी सी। तीनों स्टूडेंट को मैंने बोला कि मेरे को एक ऑनलाइन बुक शॉपिंग पोर्टल बनाओ। चलो, तीनों को मैंने ये असाइनमेंट दे दिया है। तब तीनों बच्चे एक नए नए लैंग्वेज यूज करके ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे अपना अपना। अगर आप नोटिस करेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल में चीजें तो सब सिमिलर ही होती हैं, कंपोनेंट सिमिलर ही होते हैं, तो तीनों अलग अलग क्या बनाएंगे? तो अब हमने देखा कि अगर हम तीनों को बोलते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके आप एक वेब एप्लीकेशन बनाइए, तो तीनों स्क्रैच से बनाना चालू करेंगे, तीनों बहुत एफर्ट स्पेंड करेंगे एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। जबकि हम ये जानते हैं कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉमन है सारे कंपोनेंट में। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो व्हाट इज फ्रेमवर्क? इट इज नॉट अ लैंग्वेज, सॉरी, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो फ्रेमवर्क की बात क्या होती है? फ्रेमवर्क बोलता है तुमको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो उस वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितने भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लगेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे, वो सारे कंपोनेंट मैं तुम्हें एक जगह प्रोवाइड करता हूं। आप उन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके अब वेब एप्लीकेशन बनाइए। इसका पहला फायदा होता है कि वेब एप्लीकेशन को जो टाइम टू डेवलप होता है वो काफी कम हो जाता है। आप टेस्ट ज्यादा कर पाओगे। अगर टाइम टू डेवलप कम है तो आप टेस्टिंग को ज्यादा कर पाओगे। अगर आप टेस्टिंग ज्यादा कर पाओगे तो आपका एप्लीकेशन ज्यादा नीश, ज्यादा ऑप्टिमाइज बनेगा। सो अगर आप देखें, इट इज अ फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। इसके अगर आप लेयर्स देखेंगे तो ये जो 2 लेयर्स है, देखिए वीबी, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको डॉटनेट सपोर्ट करता है। मतलब आप इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हो और एप्लीकेशन और सर्विसेज रन कर सकते हो। अब दूसरा आता है CLS। अगर आप ये देखें, CLS, ये ADO, ये सब जो है ना, ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्यों चाहिए? इंटर लैंग्वेज ऑपरेबिलिटी। डॉटनेट फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंटर लैंग्वेज ऑपरेबिलिटी। इंटर लैंग्वेज ऑपरेबिलिटी इन द सेंस, अगर आपने एक लैंग्वेज में एक एप्लीकेशन बनाया है और आप उसको, वही चीज आपको दूसरे लैंग्वेज में एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, तो आपको वो दूसरे लैंग्वेज में फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उन लैंग्वेजेस को डॉटनेट फ्रेमवर्क का सपोर्ट है, तो आप एक लैंग्वेज में बनाई गई चीजें, बनाए गए मॉड्यूल को आप दूसरे लैंग्वेज में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो आप लैंग्वेज से हट के कंपोनेंट पे जाता है। तो नाउ इन दिस सिनारियो, आज के सिनारियो में हम कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। जैसे कि कार बनाई नहीं जाती, कार मैन्युफैक्चर नहीं होता है, कार असेंबल होता है। मतलब कार कंपनीज क्या करती है, वो कंपोनेंट्स बनाती हैं और कंपोनेंट को एक जगह असेंबल किया जाता है। इससे एफर्ट कम होता है और लार्ज स्केल में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। अगर आप देखें तो नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बेस क्लास लाइब्रेरी है। तो पहले हमारे लैंग्वेजेस हैं, फिर ये हमारे बेस क्लास लाइब्रेरीज है। बेस क्लास लाइब्रेरी का मतलब सी शार्प एक रिच, डॉटनेट एक रिच सेट है। रिच सेट का मतलब कि आपको बहुत सारे काम के लिए जो चीजें लगती है वो आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपको, वो क्लासेस, वो इंटरफेसेस आपको रेडीमेड प्रोवाइड किया जाता है और वो सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी। ये लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे, एक एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉटनेट फ्रेमवर्क। और लास्ट में आता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है? ये देखा जाए तो ये सब चीजों को, ये एक वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर आपका ये पूरा डॉटनेट कंपोनेंट टिका हुआ है, डॉटनेट कंपोनेंट रन होता है ना। जैसे लिखा है, अब अराउंड 70 और लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है डॉटनेट। तो आप देखिएगा कि आप कितने हाई लेवल पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो मैं थोड़े से कंपोनेंट के बारे में बताता हूं। तो पहला कंपोनेंट होगा यूजर इंटरफेस एंड प्रोग्राम। यहां हम क्या बात करेंगे, यहां हम बताएंगे कि डॉटनेट फ्रेमवर्क में
अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और आप डॉटनेट का इस्तेमाल करके 3 टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। पहला, कंसोल एप्लीकेशन। अभी कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है? आपने आज तक जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं जावा में भी, वो सारे कंसोल है। कंसोल का मतलब वो डेटा आपकी मशीन पे है, आपकी मशीन से आप इनपुट देते हो, आपकी मशीन पे वो रन होता है, आपकी मशीन पे वो आउटपुट आता है। तो ये सारे जिसको आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हो, ये सब सारे प्रोग्राम से इन्हें हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। विंडो एप्लीकेशन क्या होता है? विंडो एप्लीकेशन मतलब आप कंसोल पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन नहीं करोगे, आपके सामने एक एप्लीकेशन होगा जिसमें आपको डेटा देने के लिए, इनपुट देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए आपने एक फॉर्म बनाया है। ये विंडो फॉर्म है। इसका मतलब जो डेटा हो वो अभी भी आपके मशीन पे है, ये आपको इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। यानी जैसे आप होटल में जाते हो, बिल निकाल के देता है, तो वो जो फॉर्म है, वेटर है, वहां पे अपने डेटा एंटर करता है, वहीं से आपको डिटेल्स दे देता है, वो बैठ के कमांड पे रन नहीं करता। और तीसरा है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो हमारा इंटेंशन है एक्चुअली, यानी हमारे पास, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन नहीं करेंगे, हमारे पास हमारा इनपुट देने के लिए एक फॉर्म होगा, सबमिट करने के बाद डेटा कहीं और मेरे रिमोट सर्वर पे जाएगा, डेटा वहां प्रोसेस होगा और रिटर्न वापस यहां पे आएगा मेरे पास। आपके कुछ चैट्स या कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अभी ये सेशन में लाइव में बात नहीं करूंगा, बट आपने जो भी दिया है हम उस पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि अभी मैं उस पर बात करूंगा तो अपने ये जो फ्लो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। अब दूसरा कंपोनेंट है बेस क्लास लाइब्रेरी। जैसे हमने कहा कि इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ बेस क्लासेस। हमारे बहुत सारे काम करने के लिए हमको जो क्लासेस लगते हैं, जो जैसे जावा में पैकेजेस बहुत सारे अवेलेबल है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पैकेजेस, यहाँ पे उससे भी ज्यादा रिच है, उससे भी ज्यादा रिच सेट ऑफ क्लासेस और पैकेजेस हमको मिल रहे हैं। अब मैं आपके क्वेरीज लूंगा सेशन के बाद, फॉर श्योर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। फिर नेक्स्ट आता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसे हमने कहा कि एक वर्चुअल मशीन है, जैसे JVM होता है जावा में, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसपे आपका पूरे जावा प्रोग्राम कंपाइल होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये एक वर्चुअल मशीन आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसपे आपके डॉटनेट एप्लीकेशन कंपाइल और रन होते हैं। तो अगर आप उसके फंक्शन देखेंगे तो गार्बेज कलेक्टर का काम ये करता है। अब गार्बेज कलेक्शन आपने जावा में पढ़ा होगा। आप गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमने कोई मेमोरी बनाया है और उस मेमोरी को कोई रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अब रेफरेंस का मतलब, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, A1 इक्वल टू न्यू A1 इक्वल टू न्यू A। इसका मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया A1। Now A1 is the name of that object। तो उस ऑब्जेक्ट को हम A1 से एक्सेस करेंगे। बट अगर उस ऑब्जेक्ट के पास नाम नहीं है तो वो जो ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा है उसको हमको फ्री करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो गार्बेज कलेक्शन इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ गार्बेज कलेक्शन को CLR कंट्रोल करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग CLR करता है। हमारा प्रोग्राम टाइप सेफ है कि नहीं, मतलब हम किसी ऐसे मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं जिसको एक्सेस करने का हमको परमिशन नहीं है। तो ये टाइप सेफ्टी कौन इंश्योर करता है? CLR इंश्योर करता है। मेमोरी मैनेजमेंट CLR करता है, सिक्योरिटी CLR करता है, हमारे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज CLR करता है। तो अगर आप देखें, CLR आपके प्रोग्राम को बनाने से लेके रिमूव करने तक, मतलब गार्बेज कलेक्शन तक, पूरे प्रोग्राम को CLR के कंट्रोल में एग्जीक्यूट किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको C# के बारे में बात करूंगा। C# एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहां मैं बच्चों से थोड़ा बात करना चाहता हूं। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा होगा, आपने शायद C++ पढ़ा होगा, आपने जावा पढ़ा होगा, आपने C भी पढ़ा होगा। तो मेरा खाली एक क्वेश्चन होता है हमेशा बच्चों से कि अगर मुझे एक प्रोग्राम दिया है करने के लिए, अब जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रोग्राम तो मैं C में भी लिख सकता हूं, C++ में भी लिख सकता हूं, जावा में भी लिख सकता हूं। तो मैं कैसे ये डिसाइड करूंगा कि ये प्रोग्राम हम कौन से लैंग्वेज में लिखें? मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये प्रोग्राम हम कौन से लैंग्वेज में लिखें? इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो यहां हमको अप्रोच पढ़ना पड़ेगा। मैं एक सेकंड के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूं, प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। नाउ प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कैसे है? अब ये हम प्रोसीजर ओरिएंटेड आपने पढ़ा है सिर्फ C, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने पढ़ा है C++, जावा, और मैं एक नया पढ़ाने जा रहा हूं अब आपको C#।
तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं कौन सा लैंग्वेज यूज करूं? फर्क है। जैसे अगर मैं एक क्लास में जाता हूं और क्लास में मैं बच्चों से पूछता हूं नाम बताओ, तो मैं अगर रैंडम पूछूंगा ना बेटा नाम बताओ, तो बच्चे मुझसे पूछेंगे किसका, यानी किसका नाम, यानी हर बच्चे का नाम हर बच्चा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका नाम उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में स्टोर किया गया है। आप बैंक में जाइए, आप पूछो बैलेंस बताओ बैलेंस, तो वो पूछेगा किसका, क्योंकि अकाउंट डिटेल सबके सेम होते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर के हिसाब से बैलेंस लिंक होता है। आपके जो प्लेन के टिकट है, ट्रेन के टिकट है, वो पीएनआर नंबर से लिंक होते हैं। आपका मोबाइल आईएमईआई नंबर से लिंक होता है, यानी आपका मोबाइल के आपका जो कॉल होता है वो आपके फोन नंबर से लिंक होता है। आप जितने भी ऐप से रजिस्टर किए हो वो आपके मोबाइल नंबर से आपको पहचानता है। यानी जब हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कैसे में नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट किसका, डेटा किसका है। तो इतना समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन अराइजेस किसका, आप समझ लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। अब अगर मैंने कहा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला तो मैं सी में यूज करूंगा कि सी प्लस प्लस की जावा। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं कहता हूं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कैसे, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो वह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इट्स रूट इज प्लस माइनस बी प्लस ऑफ माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हमारे दिमाग में आएगा कैसे, तो क्वेश्चन अराइजेस कैसे, तो अगर वो कैसे है तो मैं सी में यूज करूंगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड, क्योंकि वहां डेटा पे इंपॉर्टेंस नहीं है, ए बी सी का वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो द एम्फोसिस इज मोर ऑन डेटा, सॉरी, मोर ऑन प्रोसीजर एंड नॉट ऑन डेटा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करेंगे, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज आपका डेटा मांगता है ना, कॉलेज सोचता है कि मैं क्या क्या डिटेल ले लूं स्टूडेंट का, यानी उसको इसमें इंटरेस्ट है कि मैं डेटा क्या लूं, वो कैसे स्टोर करेगा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करते हैं तो द एम्फोसिस इज ऑन डेटा एंड नॉट ऑन प्रोसीजर। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा स्टोर करते हैं तो समवन या समथिंग से रिलेटेड होता है, किसी ना किसी से रिलेटेड होता है, किसका नाम, किसका टिकट, किसका बैंक बैलेंस। हमारा फोकस होता है डेटा पे, तो जब डेटा पे फोकस है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जब प्रोसेस पे फोकस है तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। आई गो बैक टू द लास्ट स्लाइड। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जैसे कि आपने जावा में पढ़ा होगा, एक मशीन पे कंपाइल किया गया कोड आप किसी भी दूसरे मशीन पे रन कर सकते हो ना। एक मिनट, अच्छा, अगर मेरे पास एक लैपटॉप है विंडोज, वहां पे मैं एक सी प्रोग्राम कंपाइल करता हूं, यहीं पे मैं रन करता हूं, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ नहीं, ध्यान देना, इट इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मेरे लैपटॉप पे सी प्रोग्राम कंपाइल किया, वो सी प्रोग्राम मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया, ले जाके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता हूं, कंपाइल करके वापस रन करता हूं, तो क्या वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने वहां फिर से कंपाइल किया है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जब हमारा सेशन चालू होता है, जब हम AWP चालू करेंगे, तो हमें पता है कि कुछ बच्चों ने हमें कल भी बताया कि हमारे प्रोग्रामिंग थोड़ी वीक है। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा सेशन ही हम एकदम ग्राउंड से चालू करेंगे, राइट फ्रॉम व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड, हर स्टेप को लेके हम आगे जाएंगे। क्योंकि अगर आपका पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आगे के कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं समझेगा बेटा। एंड ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रोग्रामिंग एक स्किल होता है, प्रोग्रामिंग एक टैलेंट होता है। इट्स लाइक लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर आपको कार चलाना है तो आप खाली बोर्ड पे नहीं पढ़ सकते, कार चलाना है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसलिए मैं सारे प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, आज भी मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा लाइव। जावा टाइप सेफ है, इंश्योर करता है कि हमको जो मेमोरी एक्सेस है हम सिर्फ उसी को एक्सेस करें। स्केलेबल है, आप बड़े पैमाने पे, क्योंकि वेब एप्लीकेशन है तो स्केलेबल होगा ही। कंपोनेंट ओरिएंटेड है, जैसे मैंने कहा कि हमारा ध्यान छोटे छोटे कोड पे नहीं है, हमारा ध्यान कंपोनेंट बनाने के ऊपर है जिसको हम रीयूज कर सके बाद में। ये सैंपल प्रोग्राम मैंने डाला हुआ है, इसी का मैं इसको रन भी करके दिखाऊंगा। एक सेकेंड आप चालू रखे, मैं शेयर करता हूं। आई थिंक इट इज विजिबल एवरीवन। पहला प्रोग्राम 1 करके आपको विजिबल है?
Is it visible? Sairaj, I can see you. Is it visible? अंगूठा दिखाओ बेटा मुझे. Okay, thank you Sairaj. You are very helpful today. तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देखिए बेटा आप. देखिए जैसे जावा में आप लिखते हैं इंपोर्ट, वैसे हम शुरू करते हैं यूजिंग. यहां हम उसको कहते हैं यूजिंग. यूजिंग क्या करता है? आपके पैकेजेस इंपोर्ट करता है. यहां हम उसको कहते हैं नेम स्पेस. तो यूजिंग सिस्टम, सिस्टम एक बड़ा नेम स्पेस है जिसके अंदर सारे बेसिक क्लासेस हैं. जैसे जावा में आप क्या लिखते हो? इंपोर्ट जावा डॉट लैंग. ये लिखते नहीं हो, बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है. वैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नेम स्पेस है सिस्टम. आप एक बात नोटिस कीजिएगा, यहाँ क्लास का नाम प्रोग्राम दिख रहा है आपको, उसके पहले एक नेम स्पेस है. मैंने नाम लिखा है पहला प्रोग्राम 1. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप सी शार्प में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप कोई एक प्रोग्राम फाइल नहीं बना रहे हो बेटा, आप एक पैकेज बना रहे हो. इसको जाके आगे हम असेंबली कहते हैं, जो हम लेक्चर के दौरान आपसे डिटेल में बात करेंगे. आप खाली स्ट्रक्चर देखिए. फिर मैंने मेन बनाया. मेन अभी भी देखिए यहाँ पे स्टैटिक है, जावा में भी स्टैटिक था. वो क्यों है वो भी हम लेक्चर में बात करेंगे. यहाँ पे आप पब्लिक भी बोल सकते हो. कुछ बच्चे बोलेंगे जावा में पब्लिक था स्टैटिक दोनों था. यहाँ पे भी हम पब्लिक बोल सकते हैं. मेन एम कैपिटल है, सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है. मैंने 3 इंटीजर डिक्लेयर किए हैं. जावा में आप क्या लिखते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. ये हम कंसोल प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन. राइट लाइन मतलब प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा. एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज. जावा में आप क्या लिखते थे? इंटीजर डॉट पारसेंट लिखते थे, या आप स्कैनर क्लास यूज करते थे. sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट. यहां पे क्या करना है, क्योंकि जावा में आपने पढ़ा होगा जो भी हम रीड करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है. यहां पे भी आप सी शार्प में अगर मैंने 2 इंटीजर डाले ना बेटा 10 और 20, अगर मैंने 2 इंटीजर डाला 10 20, जब मेरा सिस्टम रीड करेगा ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करेगा. तो मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके ए और बी को असाइन करना है. तो उसके 2 तरीके हैं. एक देखिए मैंने क्या लिखा, इंट डॉट पार्स. तो कंसोल डॉट रीड लाइन जो भी रीड करता है इंट डॉट पार्स उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए को देगा, ए इंटीजर. और एक तरीका है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32. इंट 32 इसलिए क्योंकि 32 बिट फॉर्म. जावा में भी इंटीजर 4 बाइट का होता है जिसको हम 32 बिट कहते हैं. तो यहाँ पे भी इंट 32 एक क्लास है कि जो भी हम रीड कर रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके बी को दे दो. सी विल बी ए प्लस बी. अब मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है. जावा में हम प्लस यूज करके कॉन्कैटिनेट करते थे डिस्प्ले में. यहां पे भी हम प्लस यूज कर सकते हैं. आप देखिए कुछ प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ ए का वैल्यू चाहिए इसलिए प्लस के बाद रखा है प्लस. आप डबल कोट में वो लिखेंगे जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है. बी का वैल्यू आएगा प्लस, डबल कोट में इक्वल टू चाहिए मुझे सी का वैल्यू. और एक तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं. क्या कहता है देखो, जो भी डिस्प्ले करना है अपन सी में कैसे %d %f लिखते थे सब डबल कोट में, वैसा आप यहाँ %d %f तो नहीं लिखेंगे. तो आप यहाँ नाम नंबर देंगे, आर्ग्यूमेंट का नंबर. जैसे सम ऑफ 0, 0 मतलब कॉमा के बाद पहला आर्ग्यूमेंट, 1 कॉमा के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ 0 पे a का वैल्यू आएगा, 1 पे b का वैल्यू आएगा, 2 पे c का वैल्यू आएगा. अब मैं ये आपको रन करके दिखाता हूँ. ये एक छोटा सा प्रोग्राम हम रन करेंगे आउटपुट देखने के लिए. स्टार्ट डिबगिंग. एक सेकंड मैं शेयर करता हूं. एक सेकंड. या द स्क्रीन इज अवेलेबल. आपको दिखेगा. आपको देखो अरे 2 इंटीजर वैल्यूज. तो मैंने वैल्यू एंटर किया 10 20. आपको आ गया सम ऑफ 10 and 20 is 30. सम ऑफ 10 and 20 दोनों का आउटपुट सेम है. नाउ आई विल गो बैक टू द पीपीटी. ओके सो ये हमने देखा एक सैंपल प्रोग्राम. हम ऐसे ही डेटाबेस एप्लीकेशन भी रन कर सकते हैं. तो आपको ये तो कंसोल एप्लीकेशन था, हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी देखेंगे.
So this was about a brief session on AWP. तो जब आपका लेक्चर चालू होंगे, we will start from ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, फिर हम हर टॉपिक को आपको लाइव रन करके दिखाएंगे, आपसे हम कोड भी शेयर करेंगे, तो आप अपने घर पे भी मेरे साथ साथ उसको रन करके देख सकते हो। ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा। तो आप, मैं जब यहाँ कोड रन करूंगा, आप भी आपके घर पे कोड रन करेंगे और आप वो कोड देख सकते हैं। दिस इज एंड वी विल इंश्योर कि आप चीजों को कॉन्सेप्ट से पढ़ें। हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वांट टू इंश्योर कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें। आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग, जस्ट अ सेक। एक सेकेंड। And then I'll take some questions from your side. Just give me 1 second. It is getting displayed. These are the details of the batches. These are the details of the batches as I've specified. I think this is okay. Now I can take some questions from you. I'm going to read out some chats and comments. Please, you can unmute or people can talk to me. And this complete recording will be available on our YouTube channel also. You can always go back and can revise the things again and again. Okay, I'm just going through some of the question. Which software we should use? We will recommend you Visual Studio. IDE, it is not software, but it is an IDE. Remember, Visual Studio is an IDE, Integrated Development Environment, जिसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जहां प्रोग्राम कंपाइल करके रन कर सकते हैं. And there are few questions like, okay, there are some students who have joined late. Beta, you can see this video again. We had around good 1 hour 15-minute session. And are you going to arrange same session for the other subject? When it will be great help. Yes, definitely we can arrange such sessions. But at the point of time, since we are offering you 2 lectures at this point of time, and our intention is that we are giving you the 3 days a week, so that we'll be able to complete the syllabus on time. And in our coming sessions, we will be able to, coming time, we'll be able to have more session like this. There are other questions. Let me see other questions. If anyone has other question, you can please specify it in chat. I'm going through your questions. Any schedule is from next week, beta. Okay, 2 students have raised hand. Yes, please. There are 11 new messages. Let me go through it. Okay. Project. Okay. Sai Kumar, Sairaj ji. Project is very important concept. Project के 2 aspect आते हैं बेटा. एक तो पहले हमको कितना आ रहा है अभी कि हम प्रोजेक्ट बना सके, क्या हमको उस लेवल का भी नॉलेज है. तो प्रोजेक्ट के लिए विद्यालंकार विल प्रोवाइड यू हेल्प, बट प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा फिजिकल इंटरेक्शन भी जरूरी है, जहां हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट टॉपिक्स कैसे होंगे, आपको कौन सा स्किल लगेगा. तो प्रोजेक्ट हमारा ऐसा इंटेंशन है कि जब हम नेक्स्ट फेज में आएंगे तो हम आपको प्रोजेक्ट के अप्रोच करेंगे. तो प्रोजेक्ट इज डेफिनेटली इन. वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट. विद्यालंकार विल हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट. Don't be rest assured about it. But in this virtual environment, it will be difficult for us to interact in that sense, because for project we have to talk about a lot of factors.
So Vidyalankar is going to help you in the project, be rest assured, and it will be in the coming phase. Will you provide us with the practical assistance thoroughly? अरे बेटा हर प्रोग्राम यहाँ पे लाइव रन होगा. AWP is hardcore programming. I cannot teach you without executing the code. आपको चाहिए तो I can run database now. मेरा database का प्रोग्राम मैंने चालू करके रखा है अभी, just to demonstrate you. I wish to pursue MBA in IT after graduation. So which is better, like MSc IT or MBA? See, see, depend. If you are getting it from very good college, you can go for MBA. Definitely, no problem. Because वो आपको और बड़े इंस्टीट्यूट पे एक्सपोजर प्रोवाइड करता है. बट MSc MCA से तो I don't know, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि MCA बिकॉज आपके सिलेबस वही रहते हैं, आप कुछ नया नहीं पढ़ते हैं. MBA में आप नया पढ़ोगे, MSc IT में आप नया पढ़ो, सॉरी हाँ MSc IT में. MCA में आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस है बेटा. और क्या है, प्लीज हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट. 100% यू आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रेस्ट एश्योर्ड. यस, आपको चैट में नंबर दिया हुआ है प्रतिभा मैडम का, आप उनसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन, जो भी है आपको. देयर आर 2 न्यू मैसेजेस, लेट मी सी. What about pursuing game industry in IT? Definitely, but आपको वो स्किल आनी चाहिए बेटा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. गेम इंडस्ट्री इज नो प्रॉब्लम, बट आपको वो स्किल्स आते हैं क्या, वो स्किल आपको अलग से सीखना पड़ेगा. बट आप कहीं भी जाएंगे, आपको ग्रेजुएशन तो एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. इट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल आस्क यू अबाउट एनी इंटरव्यू और एनी हायर एजुकेशन इज ग्रेजुएशन में क्या है, किसमें किया और क्या है. आपके वो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पहले मांगेंगे आपसे. How to select the language? Language about special course, specialization, elective. बेटा देखिए, पहले तो elective का ऐसा है कि हम तो ऐसे बोलेंगे कि आप कॉलेज को बोलिए. देखिए, 2 चीजें, अगर मुझे आप पूछे, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे, तो मैं बोलूंगा कि आप लिनक्स ले सकते हैं, आप एडवांस जावा भी ले सकते हैं. दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है कि हमको एक्सपोजर, हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं, मतलब देयर इज एक्सपोजर, हमको थोड़ा एक आइडिया है कि क्या स्कोप होता है सिलेबस का. बिकॉज बाकी में आप अपने बाकी फैकल्टी से भी अपने कॉलेज में बात करेंगे तो कम कॉलेजेस ऑप्ट करते हैं बाकी दोनों कोर्स को, बस ऐसा है. देयर आर फ्यू कॉलेजेस हु ऑप्ट फॉर दीज 2 कोर्सेस. कंपैरेटिवली हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि लिनक्स और एडवांस जावा में ज्यादा ऑप्ट करते हैं बच्चे. How can we make our programming language better, which we have thought in past? आपको मैंने आपसे कहा, जब हम ये सेशन चालू करेंगे तो मैं ये सोच के चालू करूंगा कि आपको नहीं आता प्रोग्रामिंग, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मैंने कहा ना, अभी आप जब जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हो तो भी उसके पीछे रीजन है कि पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है. ऐसे नहीं लिख रहे हैं आप, कभी बिना पब्लिक और बिना स्टैटिक लिख के देखिए, रन करिए, तो हम उस लेवल से, हम उस ग्राउंड लेवल से चालू करेंगे. हमने कहा हम ऐसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम कि आपको बहुत आता है, नहीं. हम ऐसा समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बेसिक से चालू करना है, एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, एंड वी विल इंश्योर कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको पहले से प्रोग्रामिंग आना चाहिए. हाँ, एक बच्चा बोलता है MC is not better option. बेटा see, it's not like that. If you're getting in very elite colleges, see, MCA में इंपॉर्टेंस आपका कॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा. तो अगर आप एंट्रेंस में एकदम टॉप पे क्रैक कर रहे हैं, यू कैन डू विजेटिया, आप समय मिल रहा है, तो फिर ठीक है. अदरवाइज मतलब इट डिपेंड्स, इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज क्रैक कर रहे हैं. Otherwise, MSc IT. Thank you, Ayush. Thank you, Aryan. और any more session बेटा? कुछ और आपको कोई डाउट है? I will want a small opinion that how can we go forward with full stack developer. See, full stack developer again it's a specialized, मतलब full stack development आपको पता है क्या है कि कंपनी आपसे सारे काम करवाना चाहती है.
ऐसा है, आप समझ लीजिए। नॉर्मली स्टार्टअप कंपनीज में फुल स्टैक डेवलपमेंट का काफी वो रहता है, बट इसके लिए आपको स्किल बहुत अच्छे आने चाहिए ना बेटा। सारा खेल ऐसा है, सारा खेल है कि आपको खाली प्रोग्रामिंग, पहले तो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। दूसरा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी जब आप प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, जब आप काम करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखें, हम उसको किस तरह सॉल्व करें। वो आपको ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना पड़ेगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास ये 1 साल है एक्सपर्टीज के लिए। ये 1 साल अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सो नथिंग कैन स्टॉप यू फॉर नेक्स्ट 40 years of life. It's like this 1 year in general can decide what you will be doing for next 40 years of your life. 60 साल में अपना रिटायरमेंट है। सिद्धार्थ, आपको फी के बारे में है बेटा, मैंने आपको कहा ना, आप बिल्कुल नंबर पे फोन करके आपके जो भी फीस के भी हैं वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। One program can be done in many languages. How to select language for that? संकेत जी, यही मेरा क्वेश्चन। अभी मैंने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड के बारे में बात किया, तो यही मेरा डाउट था कि अगर मुझे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो मैं सी बनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट के डिटेल स्टोर करने हैं और हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना है तो मैं जावा या सी शार्प में बनाऊंगा, क्योंकि हमारा अप्रोच अलग है। सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच है, ये अप्रोच है ये। तो लैंग्वेज भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और कोई डाउट बेटा? टेल अस अबाउट एमसीए एंट्रेंस। एमसीए एंट्रेंस एग्जाम बेटा आपके ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में होगा, तो देन यू कैन अप्लाई। उसके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अगर आप टॉप करते हैं, आपको टॉप कॉलेज मिलता है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट हमेशा समझिए, मेरा ऐसा मानना है कि एमसीए के बाद भी लगभग जॉब लगभग वही मिलता है जो बीएससी आईटी के बाद। अगर आप अच्छा बीएससी आईटी करते हैं तो आप जो 2-3 साल एमसीए में देने वाले हैं, वो 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होकर आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। यू विल बिकम टीम लीडर। और एमसीए के बाद भी डायरेक्ट टीम लीडर पे जॉब तो नहीं मिलता ना। तो मैं तो ऐसे देखता हूं, जो मैं 3 साल एमसीए में पढ़ाई को खर्च करने वाला हूं, वो मैं अभी 1 साल अच्छी मेहनत करके एक जॉब लेता हूं और 3 साल में मैं अपग्रेड करता हूं उस लेवल पे खुद को, जहां पे एक एमसीए वाला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि एमसीए इज इक्विवेलेंट टू बीई। सो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी उसको एज अ ग्रेजुएशन ही देखती है। सो विथ इन, नहीं, वो डिपेंड करता है। संकेत जी, आपने कहा है विथ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनी लैंग्वेज सेलेक्टेड विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट नहीं, डिपेंड करता है आपके फीचर्स। जैसे अभी मैं प्लेटफॉर्म अगर माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहा हूं और मुझे ऑब्जेक्ट है, तो मैं सी शार्प यूज करूंगा, ऐसा है। क्योंकि हर एनवायरनमेंट, हर प्लेटफॉर्म अपना अपना कुछ फीचर्स के साथ आता है। विच आर टॉपिक्स इन एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड टेस्ट के जनरल टॉपिक है, हमारे वी बुक में आपको मिल जाएंगे बेटा, उसमें सब डिटेल में कवर किया है। प्रेक्षा का कोई क्वेश्चन है? प्रेक्षा ने क्वेश्चन मार्क डाला है बेटा, आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे प्रेक्षा। प्रेक्षा, आई कुडंट सी योर क्वेश्चन बेटा, लगता है स्क्रॉल अप ऊपर हो गया। Okay, sir, in case of choosing elective, like you said, we have option to select. So which is better? Okay, and now I got your question, Preksha. बेटा बेटर, जैसे मैंने कहा, बेटर मतलब देखिए, सब्जेक्ट तो सब अच्छे होते हैं। बेटर जब हम यहां बात करें तो 2 चीजें हमें देखनी चाहिए। एक, कि हम आसानी से क्या पढ़ लेंगे, और हमें मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो अगर आपने पिछले समय जावा पढ़ा है, तो एडवांस जावा आपको एक बेसिक प्रोवाइड करेगा आगे जाने के लिए। तो और दूसरा, लिनक्स ज्यादा एक्सपोज हो चुका है, तो लिनक्स के बारे में हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, मटेरियल्स हैं, और यूनिवर्सिटी के काफी पेपर्स, तो बहुत सारे कॉलेजेस में वो जाता भी। इट्स लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब विंडोज अच्छा है कि मैक अच्छा है, दोनों भी अच्छे हैं, बट विंडोज का रेंज ज्यादा है, लोगों तक ज्यादा पहुंचा है, मैक कम लोगों तक पहुंचा है। इट्स लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। सर, सिंस आई एम लिटिल वीक इन जावा। बेटा कोई वीक नहीं है, कोई वीक नहीं है। मैंने कहा सर बेसिक से चालू करेंगे। आपको क्या लगता है आप लिनक्स एनजीटी में चैंपियन हो? नहीं ना रोहित, इट्स नॉट, आई मीन चैंपियन नहीं है बेटा। हमने कहा हम आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपको अभी पता ही नहीं है कि आप वीक है कि स्ट्रांग।
तो इरिस्पेक्टिव आपका उसमें स्ट्रॉन्ग आप हो कि नहीं, आपका स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे एंड वी विल एंश्योर यू विल गेट गुड नॉलेज, दैट्स बी रेस्ट एश्योर्ड. So, Sushant, so MSCIT or MBA is better option rather than applying for MCA for master. MBA from good college will be, I mean, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर, प्लीज. हाँ, बिकॉज ये जो करियर है वो मेरा काम है कि मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊं. अब बेस्ट कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप क्या करते, अगर आप ऐसा क्वेश्चन देंगे तो मैं बोलूंगा मैं MBA करता, शायद अच्छे कॉलेज से, MCA से कंपैरिजन में. After BSIT, should we do job or MBA or any other course? Again, that depends. आपको जॉब बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट है. आज के डेट में लोग हायर एजुकेशन भी बहुत परस्यू कर रहे हैं, अब्रॉड भी हमारे बहुत से बच्चे जा रहे हैं. स्टूडेंट्स आर डूइंग MS. There are many. We have in Vidya Alankar, VSIT, we have collaborations with many foreign universities. तो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ के फिर डायरेक्ट MS कर रहे हैं. सो आपको वो अलग अलग स्कोप है बेटा. आपको ये सारे डिटेल्स के लिए मैंने कहा ना, आपको एडमिशन या कोर्स के जो भी डिटेल चाहिए आप हमारे नंबर पे बिल्कुल पूछ सकते हैं. या एनी न्यू क्वेश्चंस? Can I opt for MCS part time? I don't think so. Part time अभी दे रहे हैं बेटा. अगर आप निकिता, ओके, निकिता ने क्वेश्चन किया है, तो बेटा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप पार्ट टाइम इन द सेंस आप जॉब के साथ करना चाहते हैं, तो जॉब एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत अच्छा है. आप 3 साल MCA करेंगे, पार्ट टाइम का भी क्या नया सर्कुलर है वो पता नहीं, बट अगर आप बहुत अच्छा जॉब करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि मतलब फिर आप खाली स्किल अपग्रेड करेंगे तो भी चल जाता है. ऐसा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो. यस, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन BSc IT? अभी तो आपके लिए C# जावा 2 इंपॉर्टेंट है. इतना सी कैसा होता है ना बेटा, सारे खेल अप्रोच के. तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अच्छे से समझ गया तो फिर आपने पाइथन पढ़ा, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो जब आप डेटा एनालिसिस में जा रहे हैं, मशीन लर्निंग में जा रहे हैं, तो पाइथन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? उसका रीजन है कि जो भी हमें हमारे एनालिसिस के फंक्शन है वो रेडीमेड अवेलेबल है. आज के डेट में तो R प्रोग्रामिंग पाइथन से भी ज्यादा अच्छे फंक्शंस दे रहा है. सो हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड हो जाएगा कि हमारा लैंग्वेज कौन सा है. जैसे जब आप प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि ये टाइप के प्रोजेक्ट के लिए ये टाइप का लैंग्वेज में एक्सपर्टीज आपको चाहिए. बट फिलहाल मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, वन थिंग वन टाइम. अभी आपका स्कोप होना, अभी आपका इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि मेरे को जो अभी मेरे पास है, मेरे को BSc में बहुत अच्छे नंबर लाने, बस. जेम्स ने कहा है सर रिसेंटली आई लर्नड एंगुलर. ओके, सो इज देयर इन कनेक्शन बिटवीन JSP में होगा सर. फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन इज एंड्रॉइड स्टूडियोज ओनली बेस्ट ऑप्शन. ऐसा नहीं है. सी, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं, ओनली बेस्ट ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं होता है. आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है बेटा. सो जब आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ अप्रोच करेंगे हमको, तब हम ज्यादा अच्छे पोजीशन में होंगे आपको हेल्प करने के लिए. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. यस, मोर क्वेश्चंस? सर ऑनलाइन सर्टिफिकेट हेल्प अस इन इंटरव्यू. बेटा ऑनलाइन सर्टिफिकेट से ज्यादा स्ट्रांग होता है तुम्हारा मजबूत ग्रेजुएशन मार्क्स एंड सर्टिफिकेट. वो तो एड ऑन है भाई, एड ऑन. वो बाद में देखते, पहले सर्टिफिकेट देखते, उसी के बेसिस में तो एलिजिबिलिटी होती है भाई. वो एड ऑन है बेटा, हमेशा याद रखना. थैंक यू अमित. What about M Big Data after graduation? वो स्पेशलाइज कोर्स है बेटा. अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अब डिपेंड करता है कि अगर आपको बिग डेटा में ही आगे पढ़ाई करना है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं उस स्पेशलाइज फील्ड को लेके, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ ट्रेनिंग्स एनरोल करवा सकते हैं. तो देन यू कैन परस्यू करियर. वो सारी चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन. स्पेशलाइजेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन. पहले तो ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है. How can we learn program? Mostly we get difficulties understanding the program. वो सब बताएंगे आपको निश्चय. सी, प्रोग्राम के लिए पहले तो ट्रेस करेंगे, हर प्रोग्राम को डिटेल में आपको रन करके दिखाएंगे यहाँ पे लाइव. I have Visual Studio and I will, मतलब you will see execution of each and every program. In fact, I cannot teach you without executing it. I mean, हम वेब एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई, हवे में थोड़ी पढ़ा सकूंगा आपको. आपको रन करके ही दिखाना पड़ेगा ना.
Suppose I couldn't score good in BSc IT, अरे तुमको अच्छा आने वाला है, तुम will I be struggling for job? बेटा अब देखिए नसीब आप ये तो नसीब की बात है. स्ट्रगलिंग फॉर जॉब इज डिफरेंट केस. यू शुड बी स्किल्ड, आपका ही काम है. देखिए आप जब बीएससी में वन थिंग एट अ टाइम, जैसे मैंने कहा ना, आप जब बीएससी में एडमिशन है तो आपका काम है कि हमारा फर्ज ये है कि हम अच्छे से पढ़ाई करके हम सी. कैसा होता है कि अगर आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं कर रहे हो अच्छे से, दूसरा कैसे एक्सेल कर जाओगे. सारा खेल ऐसा है ना कि जब आपको माँ बाप ने बोला ये लो टीवाई बीएससी पढ़ो, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को दूसरा कुछ करने का, तो फिर वो यू हैव टू डू गुड इन एवरीथिंग. और इट इज नॉट मल्टीटास्किंग. अभी तो घर पे बैठे हो, अभी तो पढ़ना ही है आपको. सॉफ्टवेयर बिल्डिंग एप्लीकेशन, यू कैन यूज एनी, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन. आप एप्लीकेशन बताइए, मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगा. स्पेशलाइजेशन कोर्स इन एआई, ओके, है ना, बहुत सारे हैं. आप एआई में भी अभी है ना बेटा, काफी हो गया. जैसे आप मशीन लर्निंग है, उसमें आगे डीप लर्निंग है, ट्रांसफर लर्निंग है, बहुत सारे एनएलपी, ये सब काफी कोर्सेज हैं. नहीं, आई एम if you are pursuing PhD, why didn't you do job? बेटा I am professor since last 15 years. मैं काम पे हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. मैं 15 साल से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ, मैं जॉब पे हूँ. I have left IT job to pursue teaching. It is my passion, and you can make it from the enthusiasm that I exhibit while talking to you. I love talking to students. I love teaching. Okay. Thank you, Komal. VIT, which college you teach? Sairaj, VIT, Vidyalankar Institute of Technology. We are all engineering college teachers. So we know the best thing that will be good for you. Because हम आपको ये नहीं, हम सोचेंगे कि हम इंजीनियरिंग वालों को पढ़ा रहे जिनको आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है. ये हमारा ऐसा अप्रोच होता है. हम आपको साइंस ग्रेजुएट कम देखते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज्यादा देखते हैं. केविन पूछ रहा है कि जॉब करना चाहिए कि हायर स्टडीज. सी, अगर आप बहुत अच्छा हायर स्टडीज कर लेते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हायर स्टडीज के बाद जॉब करने में भी बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आज हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब हायर स्टडीज कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक कैच है बेटा. हायर स्टडीज में भी अब वो जॉब एक्सपीरियंस को काफी अच्छा वेटेज दे रहे हैं. तो इफ यू हैव जॉब एक्सपीरियंस फॉर 1 to 2 years, then you go for higher studies. It's like mixed badge. VIT has MSc IT and MBA both, yes, and we are very good at it. So you can enroll for any of us, of any of it with us. Perfect. और पूछो भाई. I'm looking for questions from lot many students, beta. Feel free to ask. And और आपको जो भी ऐसी, मैंने कहा ना कि आप हर सब्जेक्ट आपको एकदम डिटेल में बात करेंगे जब आप हमारे पास, हमारे सेशन अभी नेक्स्ट वीक से चालू हो रहे हैं. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग. हम पढ़ाते समय बिल्कुल ये सोचेंगे कि हमको सब स्क्रैच से पढ़ाना. इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप हमारे किसी भी स्टूडेंट का नाम हमने जो डाला था उसमें आप फेसबुक पे जाइए, पूछिए उनसे, टेक फीडबैक अबाउट अस फ्रॉम देम. So it's like our result speaks, and you just have to be with us, and you have to enroll with us for blissful learning. We'll make it fun, we'll make it enjoyable. ऐसा डल नहीं पढ़ा सकते. Sir, please tell us how final year result get calculated. अच्छे मार्क्स लाओ, कैलकुलेशन भूल जाओ. जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो कैलकुलेशन अच्छा ही होगा भाई. आप फिर रिजल्ट की चिंता करते हो. प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. कैसा है, बिना ट्रेनिंग के आप क्रिकेट मैच में जाओगे तो कैसे चलेगा. What is the span of TYBCT? हाँ भाई, एक ही साल है. कौन है गिरीश? गिरीश जी, एक ही साल है. अगले साल आप ग्रेजुएट हो जाएंगे. प्रतीक, थैंक यू. सर आई हैव टू, नो साइराज, कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पिछला क्या था. नो वन विल आस्क यू. जस्ट बी रेस्ट अश्योर्ड.
You prove yourself very good in TY, and rest will fall. Things will fall to places. Be rest assured, Sairaj. No one will ask you. And this is, मतलब मैं आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं बेटा. This is true. I'm saying this truth. आपका लास्ट सक्सेस है ना, आपके सारे पिछले को ओवरटेक कर जाता है. ये हमेशा समझिए. कोई बैट्समैन आज सेंचुरी मारता है ना बेटा, तो पिछले 10 मैच में वो 0 पे आउट हुआ लोग भूल जाते हैं. आज जरूरत है सेंचुरी की. सर पाइथन और जावा क्यों MSI करके कोई है? क्या चीज के लिए बेटा पाइथन या जावा? मैं आपके पुराने क्वेश्चंस पे जाता हूं. लगता है मैं आंसर नहीं कर पाया. आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा पाइथन और जावा, बट फॉर व्हाट? आपने ये नहीं पूछा बेटा. पाइथन और जावा विच इज बेस्ट? डिपेंड्स. आप डेटा एनालिसिस पे जाते हो तो पाइथन है. अगर जावा बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो जावा बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है आपको. आज भी अराउंड 70% काम जावा में हो रहा है बेटा इंडस्ट्री में. आप पूछ लो किसी से. बट अब क्या हो गया, पाइथन और आर ना स्पेशलाइज फॉर मशीन लर्निंग हो गया. ऐसा हो गया थोड़ा सा, क्योंकि उसमें चीजें बहुत सारी रेडीमेड आ गई ना. MSc IT और MCA बेटा अच्छा कॉलेज. Should we take 1 year job experience after graduation and then pursue master? Not bad, fantastic. But इसके लिए जॉब करो. फिर ऐसा कर लो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं लाइफ में, मेरे को जॉब करना है. पहला जॉब चाहिए और इसके लिए मेरे को जो चाहिए वो मैं करूंगा. गोल रखिए बेटा, ऑप्शन मत रखिए. ये नहीं तो ये नहीं तो ये करेंगे ना तो फिर दिक्कत है. हमेशा सक्सेसफुल वही होता है जो एक ही चीज रखता है, ये मेरे को करना है. अभी आपका होना चाहिए कि मेरे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए BSc में. And you must join classes so that we can spend more time. हम चीजें और अच्छे से पढ़ सकें. We'll be able to give lot of time and we can have lot of such discussion about every topic about your career. We'll definitely provide you, give you motivation. आप ये आप डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे. 27 से IoT चालू है, 28 से मैं मिलूंगा आपसे. ये हमारे अभी वेकेशन के हैं. ये सारे बैचेस हमारे फेज 2 में भी आएंगे और फेज 2 में हमारे बाकी और बैचेस भी आ रहे हैं, जैसे SPM, AI, Linux, Java, NGT, जो भी आप ऑप्ट करें. we have every subject faculty expert. मैंने खाली आपको सिनारियो बताया कि काफी कॉलेजेस में क्या सेलेक्ट किया जा रहा है. and you must yes more question for details. जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के लिए अभी IoT और AWP का आपको टेंशन नहीं लेना है. आप हमारे क्लासेस में एनरोल कीजिए. we will meet from coming week and we will take everything from scratch. We will not take single thing for granted. Be rest assured. I mean, that shouldn't be any, yes, more questions. MSI बेटा you can talk to Pratibha madam. number हमने जो दिया है ना, I think she'll be able to help you out. Anyone having any problem can talk to Pratibha madam and we definitely will be in a position to help you out. Be reassured and feel free to contact. Okay, there are questions about okay, like the way I said बेटा, आप फी के लिए बिल्कुल आप and we will, I think हमारे पास आपका कांटेक्ट अगर आप हमसे करेंगे तो हम आपको रीच आउट करेंगे फॉर श्योर, पक्का. हर बच्चा आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए. we want to serve you to the best of our ability. Yes, any more questions? We have still good number of participants, so I'm expecting more questions. Okay, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है. Okay, thank you Amit. Yes, we have combined package. जैसे आप चैट में देख रहे हैं, आप कॉल कीजिए. we'll be able to help you out with lot of things.
नॉर्मली हमारे पास स्टूडेंट्स पूरा कंबाइन है, क्योंकि वी हैव लाइक एवरी सब्जेक्ट अंडर वन रूफ एंड वी हैव टाइम टेबल शेड्यूल्ड along with it, so that आपको इट्स लाइक कंप्लीट हैंड होल्डिंग, आपको सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक कंप्लीट हैंड होल्डिंग। Yes, more questions? Yes, beta. Any more questions? मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस, बेटा टाइमिंग हमने दिया है ना आपको। अभी क्या मॉर्निंग इवनिंग भाई, घर पे बैठे हो तुम, सुबह सुबह फ्रेश रहोगे, पढ़ लो, शाम को टीवी देख लो। If sir, if session is over, shall I leave having some work? Okay, सायराज, थैंक यू बेटा, आप ही दिख रहे थे मुझे पूरे सेशन में यहाँ पे। चलो, नाइस। Can we use online ID? Question from one student. अरे भाई, विजुअल स्टूडियो वेरी इजी, आप डाउनलोड करो और सीधा लाइव रन करो। ऑनलाइन में क्या होता है बेटा, आपको लैग आता है, आप अपने मशीन पे डाउनलोड करो, रन करो, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं तो ऐसा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मशीन पे डाउनलोड करके रन करो। Yes, we can view it on our YouTube. Yes. Sir, will this lecture? Yes, yes, you can view it again, beta Dhruv. ना सारे लेक्चर नहीं, ये हमारा सेशन रहेगा। सारे लेक्चर्स हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे जब आप लेक्चर में आएंगे हमारे कमिंग वीक में। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सिद्धार्थ। Any more questions? So I think I was able to convince many of you. We had some sessions on AWP. जब हम AWP चालू करेंगे ना कमिंग वीक में, तो we will start from object oriented programming. तो हमारा पहला सेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा। हम आपको बहुत सारे उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम चैप्टर 1, तो कम से कम हम 5, 7, 10 घंटे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब हम सी शार्प चालू करेंगे, सो दैट आप उसको अच्छे से पिकअप कर सके, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। नहीं तो फिर मतलब नहीं ना पढ़ा के बेटा, मैं पढ़ाते जाओ, तुमको समझा नहीं तो मजा नहीं आएगा। समीर शेख, थैंक यू समीर जी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी अच्छा ज्ञान मिले। यस, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज ये हमारे सेशन हमारे यूट्यूब से अपने अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपके सीनियर्स भी, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो तो शेयर करेंगे आपसे, आप भी अपने बाकी फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। यस, Mohit, sir, for abroad study, they will mainly have concern with our entrance or TY. ना बेटा, स्टडी अब्रॉड में क्या होगा कि पहले तो ग्रेजुएसी, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो तो एलिजिबिलिटी है, वो उसके बेसिस पे कॉल आएगा, लेकिन एडमिशन में आप जब जाते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल क्या है? आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल होता है आपके मार्क्स। तो वो कैसा हो गया कि खाली एडमिशन, अभी देखिए जो बच्चे एमबीए एग्जाम में भी जाते हैं, उन्होंने कैट क्रैक किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, क्या उससे कॉल आता है सिर्फ उनको कि यू आर कॉल्ड फॉर
सेशंस, इंटरव्यू सेशन, बट वहां पे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे सेशन को आएंगे, वहां पे आपके पास एक्स फैक्टर क्या होगा? सो अ वेरी गुड, लाइक जो हमारे कॉलेज में फर्स्ट स्टैंड करते हैं, सेकंड स्टैंड करते हैं, आपको नहीं लगता जब एक फर्स्ट रैंकर या सेकंड रैंकर जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो एक अलग ही उसका एक ऑरा होता है, सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीवा आईटी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वे इसके आपको मार्क्स, टीवा आईटी के मार्क्स का आपको डिग्री मिलता है ओवरऑल, और अगर पहले कम भी होगा तो अब यहाँ जब आप ज्यादा मार्क्स लेंगे तो एवरेज आउट हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। और कुछ और बताइए भाई। अभी भी हमारे पास 52 पार्टिसिपेंट हैं खाली। See, all the participant, we seriously want to reach you out. आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा आप हमारे प्रतिभा मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा, बट वी ऑल वांट यू टू लर्न फ्रॉम अस। वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर आवर नॉलेज विथ यू। सो और कोई नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अमित जी? I think I'm able to help you, many of you, out with all your questions. I've taken almost all the questions. दो चीजें मैं जनरल बता दूं कि आपको खाली विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके रखना है आपके मशीन पे, और आपको कोच नहीं करना है। प्रोग्राम भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको, मटेरियल आपको सब प्रोवाइड होगा, मैं सब आपसे शेयर करूंगा। आप हर प्रोग्राम लाइव आपके मशीन पे रन करके देखेंगे टू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस। बैचेस के लिंक भी हमारे चैट में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कांटेक्ट कीजिए विद्यालंकार। बिना कांटेक्ट के आप डिसीजन, यू शुड कांटेक्ट, आपके मन में जो भी है आप बात कीजिए फिर। ओके, सो आई थिंक हमने काफी अच्छा समय बिताया। इट वाज, यू वर वेरी वेरी नाइस ऑडियंस and I thank you a lot, and we are waiting for you to learn from us and we will enjoy teaching you. Thank you very much. Thank you all and have a very nice day. Be very safe. बिल्कुल आप अपना ख्याल रखिएगा, बाहर मत जाइए, हमारे साथ बैठ के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। So I'm ending the session. Thank you very much everyone.